सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो और एक दिन तुम्हें एक मिस्टीरियस लॉकेट मिले जिसको पहनने के बाद तुम एक मैजिकल दुनिया में पहुंच जाओ जहां पे हर एक इंसान मैजिक यूज कर सकता है। और अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें भी एक मैजिक मेज बनना है, लेकिन तुम मैजिक के लेवल में एकदम नीचे हो, तो तुम ये कैसे करोगे? वेल, यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर मो फैन की, AKA पंखा बॉय। तो हमने पिछली बार देखा था कि मो फैन उसके एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये सीजन 2 भी वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि आइस बॉय ने मो फैन के ऊपर आइसिकल के अटैक किए होते हैं और मो फैन उन लोग को आराम से तोड़ देता है। उसके बाद मो फैन अपना थंडर और फायर दोनों एबिलिटी को एक साथ अनलीश करता है और आइस बॉय के ऊपर छोड़ देता है और इस सिंगल अटैक में आइस बॉय डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब मो फैन बोलता है कि देखो मैं इतना पावरफुल हूँ। उसके बाद मो फैन जाता है आइस बॉय के फादर के पास और बोलता है कि अभी आपको माफी मांगनी पड़ेगी मेरे फादर से। तो आइस बॉय के फादर जाते हैं मो फैन के पापा के पास और उनके सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, मैं जानता हूँ कि मैंने पिछली बार गलती की थी, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया था और मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, तो तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। फिर इसके बाद आइस बॉय के फादर मो फैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंखे सुन, तू ये फाइट जीत चुका है, इसका ये मतलब है कि अभी तुझे सीक्रेट स्प्रिंग में जाने की अनुमति मिल जाएगी। और ये सुन के सब लोग ताली बजाने लगते हैं। हमारी आइस क्वीन, हमारी आइस गर्ल, शीला मैडम और सारे के सारे बच्चे सब लोग मिलके मो फैन के लिए ताली बजाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम पे सारे के सारे स्कूल के बच्चे एक साथ मिलके पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे उनके सर भी होते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे मो फैन को बोलते हैं कि भाई पंखे, तू तो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड यार, तूने हमको अब तक बताया नहीं कि तेरे पास 2 एबिलिटी थी, और तो इतना ही नहीं, तू दोनों के दोनों एबिलिटी में गॉड लेवल पे हो गया है, तूने लेवल 3 के मैच दोनों में सीख लिए हैं। और यहाँ हम लोग को देख, हमें तो लेवल 2 का मैच भी यूज करने में हालत खराब होती है। हम तुझसे बहुत जल रहे हैं यार। और हमारा मो फैन आराम से खाना खाते खाते इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। फिर पार्टी के बाद वो साइकिल चला के अपने घर निकल लेता है। तभी हमें दिखाते हैं कि एक पूरे कल्ट के लोग एक आदमी को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तूने ऐसा कैसे होने दिया, तूने पंखे को कैसे जीतने दिया, तूने तो कहा था कि हमारा आइस बॉय जीतेगा और अब ये नहीं हुआ है, इसीलिए हम तुझे पनिश करने वाले हैं। ऐसा बोल के वो लोग उसके मुंह में एक अजीब सा लिक्विड डालते हैं जो कि दिखता पानी की तरह है, लेकिन वो उसका पनिशमेंट होता है। बाय द वे, अगर आपको इसका 3rd सीजन चाहिए तो मैं आपको एक लाइक गोल दे रहा हूँ। इस वीडियो पे मुझे चाहिए 9000 लाइक्स। जैसे ही आप लोग 9000 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे, मैं इसका 3rd सीजन भी डाल दूंगा। अब हम वापस से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्रो इस ब्लैक बाल वाली बंदी के साथ चल रहा होता है और ये उसको सेट करने की कोशिश कर रहा होता है। ये कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें मैजिक में हेल्प करूं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और तभी ये दोनों देखते हैं मो फैन को उसकी बहन के साथ। तो ये लड़की बोलती है कि शायद मो फैन यहाँ पे डेट पे आया है। तो पंखा बोलता है ऐसा क्यों? तो फिर ये लड़की ब्रो को बोलती है कि असल में जब एक लड़का और लड़की साथ में शॉपिंग वाले एरिया में घूमे तो वो लोग डेट पे होते हैं। तो ये सुन के ब्रो बहुत खुश होकर बोलता है तो इसका ये मतलब है कि तुम और मैं भी शायद डेट पे आए हैं। ये सुनने के बाद हमारी ब्लैक बाल वाली वाटर लड़की इसको छोड़ के निकल लेती है वहां से शर्माते हुए। उसके बाद ब्रो जाके मो फैन से बात करता है और कहता है कि ब्रो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारे ट्रेनिंग में होना चाहिए। तो तभी ही पंखा बताता है कि वो असल में उसकी बहन के 16th बर्थडे के लिए उसके लिए एक ब्रेसलेट ले रहा था। फिर उसके बाद ब्रो मो फैन की बहन को लेके वहां से चला जाता है और हमारा पंखा निकल लेता है अपने सीक्रेट स्प्रिंग की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए। वो एक बड़े सी बिल्डिंग में एंट्री लेता है और वहां पे उसका वेट कर रहे होते हैं आइस बॉय के फादर और शीला मैडम। ये लोग उसको एक लिफ्ट में लेके जाते हैं लेवल B15 पे। वहां पे बहुत अजीब सा एरिया रहता है, ये एक बंकर टाइप का होता है। यहाँ पे घुसने के बाद शीला मैडम मो फैन को एक बुक देती है और बोलती है कि ये बुक को यूज करके तुम स्टार चार्ट मैजिक यूज कर सकते हो, जो कि स्टारडस्ट मैजिक के ऊपर का होता है। इसके बाद जैसे ही मो फैन आगे बढ़ता है तो वहां पे होते हैं कैप्टन से मिलने के बाद मो फैन उसको बोलता है कि कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कैप्टन बोलता है कि तुम्हें याद है जब हम पिछली बार एक मिशन पे गए थे, जो स्कूल में एक बच्ची किडनैप हो गई थी, वही बच्ची की बड़ी बहन असल में इस स्प्रिंग को गार्ड करती है और वो ये रही। उसके बाद कैप्टन बोलता है कि अब तुम स्प्रिंग में जाओ और तुम तुम्हारा नेबुला मैजिक के लेवल तक पहुंचने की कोशिश करना, और अगर तुमने ये कर दिया तो तुम दूसरे स्कूल के मेज बन जाओगे जो नेबुला मैजिक तक पहुंच चुका है। तो मो फैन बोलता है पहला कौन था? तो ये बोलता है कि वो तो हमारी आइस गर्ल थी, और आइस गर्ल आइस बॉय की बहन है जो मो फैन से प्यार करती है, और ये वही लड़की है जिसके साथ बचपन में मो फैन ने भागने की कोशिश की थी। उसके बाद मो फैन आगे बढ़ता है और वो गेट के पास पहुंचता है। वहां पे 2 गार्ड्स रहते हैं और उसमें से एक गार्ड सिक्योरिटी के नाम पे ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है कि तू ही मो फैन है? तो मो फैन बोलता है हाँ भाई, यहाँ पे तो कोई भी बंदा अंदर घुस के इस गार्ड को येड़ा बना सकता है, ये डायरेक्टली तुम्हें नाम पूछ रहा है कि तुम ही ये नाम के बंदे हो ना। जैसे कि मैं वहां पे गया और मुझे पता नहीं कि किसको अलाउड है अंदर घुसना, वो मुझे पूछेगा कि अरे तुम ही मो फैन हो, तो मैं बोल दूं कि हाँ मैं मो फैन हूँ। मैं उसको बताऊंगा नहीं कि मैं सस्पेक्ट हूँ और मैं ऐसे ही अंदर घुस के मस्त सीक्रेट स्प्रिंग का मजा ले सकता हूँ। वेल, तभी हमें दिखाते हैं कि दूसरे साइड पर जो ये लड़की होती है ये अंदर जाके लोगों से बात करती है और बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या हो रहा है बाहर। तो वहां पे वो लोग बोलते हैं कि असल में जो तुम्हारे बहन के ऊपर अटैक हुआ था उसमें जो वो चूहा पाया गया था उसके पास एक अजीब सी पावर थी, वो असल में रेज मोड में था, और जो ये रेज मोड है इसको ब्लैक क्रूशिया वाले गैंग के लोगों ने बनाया है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने हमारा जो ये सीक्रेट स्प्रिंग है उसका एक कॉपी बनाया है। उन्होंने बनाया है द स्प्रिंग ऑफ रेज। इसके अंदर जब भी कोई मॉन्स्टर आता है तो वो गुस्से में भड़कने लगता है और उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। फिर
मो फैन अंदर बढ़ता है और वो स्प्रिंग के पास पहुंच जाता है। वहां पे एक प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म के पास आके बैठता है और बोलता है कि वाओ, यहाँ पे बैठने से मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर पावर बढ़ रही है, तो यही स्ट्रेंथ है इस सीक्रेट स्प्रिंग की। और तभी उसके गले का लॉकेट ग्लो करने लगता है और डांस करने लगता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये लॉकेट जो है ना, वो सारा का सारा मैजिकल एनर्जी अपने अंदर खींच रहा है और खुद को चार्ज अप कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए मो फैन बोलता है कि अरे भाई तू शांत हो जा, मैं तुझे एक गर्लफ्रेंड ढूंढ के दे दूंगा, तू टेंशन मत ले। फिर उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन के फादर अभी भी अपना ट्रक चला के आगे जा रहे होते हैं। तो वो उनके सामने जैसे ही उनके एरिया में पहुंचे तो वहां पे वो देखते हैं कि 2 गार्ड्स आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे अभी भी ट्रक क्यों चला रहे हो, आपका बेटा तो इतने टॉप लेवल पे पहुंच गया है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये काम मुझे करना ही है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हर जगह बारिश हो रही होती है और ये बारिश एकदम येलो कलर की होती है, जैसे कि कोई सुसु कर रहा हो। तो ये देख के हमारे गार्ड्स बोलते हैं अरे ऐसा लग रहा है कोई ऊपर से सुसु कर रहा है। और तभी इनके पीछे गीगा चैट इंस्ट्रक्टर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग को ध्यान देना है ये एरिया पे। मुझे लग रहा है कि ये जो बारिश हो रही है ना, ये असल में कुछ तो भी पॉइजनस बारिश है, क्योंकि इसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे जगह पे खतरनाक मॉन्स्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले और आप सब्सक्राइब करोगे तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, तो कर देना सब्सक्राइब। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे ही जंगल में पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि तभी उनके सामने एक 1 आइड डीमन वुल्फ डॉग आ जाता है और उसको देख के ये लोग ऑन द स्पॉट एक फ्लेयर हवा में छोड़ देते हैं। और ये सिग्नल हमारे कमांड सेंटर वाले लोग भी देख लेते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि आसमान में 2 फ्लेयर होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि ये है कोड ब्लू। लेकिन उसी वक्त कमांड सेंटर पे कॉल करते हैं यही लोग और बोलते हैं कि सर हमें माफ कर दीजिए, हमें असल में 4 फ्लेयर भेजना था लेकिन हम सिर्फ 2 ही भेज पाए। उसका रीजन ये है कि हमारे बाकी 2 मेंबर्स खत्म हो गए हैं और यहाँ पे हमारे ऊपर 4-5 एक आंख वाले बड़े डॉगी ने हमला कर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि तुमने मुझे कम्युनिकेट क्यों किया है, तुम्हें तो विंड मैजिक यूज करके डायरेक्टली हमारे पास सिग्नल भेजना था, तुमने कम्युनिकेशन क्यों किया, तुम्हें तो पता ही है कि कम्युनिकेशन करने से इन लोग को तुम्हारी लोकेशन मालूम पड़ जाती है। तो ये बोलता है भाई लोकेशन गई भाड़ में, ये मुझे खत्म कर रहा है, कुछ तो कर। और 4 रेड फ्लेयर का ये मतलब होता है कि कोड ब्लड, और कोड ब्लड का मतलब ये होता है कि अभी दुनिया खत्म होने वाली है। और तभी फिर कमांड सेंटर और 2 रेड फ्लेयर छोड़ता है और पूरे के पूरे सिटी को नोटिफिकेशन भेजता है कि ये है कोड ब्लड, और ये देख के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा मो फैन जो कि होता है एक पंखा, वो अपना कोशिश कर रहा होता है सारे के सारे स्टार्स को वापस से अलाइन करने की इस सीक्रेट स्प्रिंग में, लेकिन वो हमेशा 6 स्टार्स को अलाइन कर देता है, लेकिन 7वें को अलाइन करते हुए वो हमेशा टूट जाता है। यहाँ पे ये येलो कलर के स्टार्स यूज कर रहा था, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये लाइट मैजिक यूज कर रहा है, मुझे नहीं पता। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सिटी में हर जगह ये सुसु वाली बारिश हो रही होती है और इसकी वजह से मॉन्स्टर्स को एनर्जी मिल रही होती है और ये हर एक बच्चा देखता है कि ये बारिश हो रही है हर जगह पे, और वो लोग वो कोड ब्लड भी देख लेते हैं। तभी ही एक छोटी औरत के ऊपर एक 1 आइड डॉगी हमला करने आता है, तो इसको रोक देती है हमारी शीला मैडम अपना फायर मैजिक यूज करके। ये तो इसका नसीब अच्छा था कि शीला मैडम यहाँ पे थी, वरना ये लड़की खत्म हो गई होती। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि हर जगह पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होता है, और इसमें हर एक मॉन्स्टर के पास सिर्फ एक ही आंख क्यों है भाई, इसका क्या मतलब है? वेल, ये मॉन्स्टर हर जगह हमला करते हैं और लोगों को खत्म कर रहे होते हैं, सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तो इनसे लड़ रहे होते हैं हमारे बहुत सारे गार्ड्स, और वो लोग भी मॉन्स्टर्स को रोक पा रहे होते हैं अच्छे से। लेकिन एंड में एक खतरनाक मॉन्स्टर आता है जिसको अकेला ये एक गार्ड रोक देता है, तो तभी ये लोग बोलते हैं कि हाँ, इन मॉन्स्टर को तो एक नेबुला लेवल का बंदा तो आराम से खत्म कर सकता है। लेकिन तभी ही इस नेबुला लेवल के बंदे के ऊपर भी एक नया मॉन्स्टर हमला करता है, और पहली बार इस मॉन्स्टर के 3 आंख होते हैं, और तो और इसके बॉडी पे हर जगह हॉर्न निकले हुए होते हैं, और ये व्हाइट कलर का होता है, बहुत ही खतरनाक दिखता है ये वाला मॉन्स्टर। फिर इसके बाद हमारे गार्ड्स के पास भी ये मैसेज पहुंच जाता है कि सिटी के ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला किया, तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो माउंटेन के ऊपर ध्यान रखे हुए हैं और कोई भी मॉन्स्टर अब तक माउंटेन के बाहर पहुंचा ही नहीं है, एक काम करो तुम लोग भागो सिटी में लोगों को बचाने के लिए। मीनवाइल मो फैन के फादर उनकी ट्रक चला के भाग रहे होते हैं सेफ्टी की तरफ, लेकिन तभी ही हमें दिखाते हैं कि उनके पीछे भी एक बड़ा सा डॉगी होता है, और फिर मो फैन यहाँ पे बैठ के अपना मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं नेबुला लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, इसका क्या रीजन है? तभी उसको याद आता है कि उसने शीला मैडम के क्लास में सुना होता है कि नेबुला लेवल का जो मैजिक होता है वो स्टार लेवल के मैजिक से 10 गुना ज्यादा अच्छा होता है, तो उसको अचीव करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हें स्टार लेवल के मैजिक में 7 स्टार को एक साथ जोड़ना पड़ता है, लेकिन नेबुला लेवल में तुम्हें 7 स्टार को एक साथ 7 बार जोड़ना पड़ता है, तो इन अ वे तुम लोग को 49 स्टार्स को जोड़ के रखना है, और ऐसे तुम्हें 7 ऑर्बिट बना के रखना है, और तब तुम्हारा वो स्टार लेवल एक नेबुला लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे ये जिस तरह से पावर सिस्टम चल रहा है ना, मुझे इससे ये लग रहा है कि इसके बाद जो आएगा वो होगा मोस्टली एक गैलेक्सी लेवल का लेवल, उसके बाद आएगा मे बी एक ब्लैक होल लेवल, और या तो सुपरनोवा भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इनका पावर सिस्टम चल रहा है वो एक स्टार के ऊपर है। स्टार होता है, नेबुला होता है, सुपरनोवा होता है और एक ब्लैक होल होता है, ये 4 टाइप होते हैं शायद स्टार्स के ऊपर, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर हमारा मो फैन गधे के जैसा फैंटेसाइज करता है कि शीला मैडम ने उसको ये जो स्पेशल गैजेट दे के रखा है स्टार चार्ट वाला, शायद वो उन्होंने इसे इसलिए दिया है क्योंकि शीला मैडम इससे प्यार करती है, और जैसे ही ये सारे के सारे स्टार्स को जोड़ देगा तो इसके लिप्स शीला मैडम के लिप्स से जुड़ जाएंगे, ऐसा ये सपना देखता रहता है और ये गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे आया होता है इन सब मॉन्स्टर्स का गॉड। ये मॉन्स्टर आसमान से उड़ के आता है और ये बड़े वाले बिल्डिंग पे बैठ जाता है, और ये मॉन्स्टर बहुत
ही डेंजरस दिखता है। ये हर एक मॉन्स्टर का कॉम्बिनेशन टाइप रहता है। इसके ऊपर पंख होते हैं, इसकी पूंछ बड़ी सी होती है, इसके सींग निकले होते हैं, हर एक चीज होता है इसके पास। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी आइस गर्ल और आइस गर्ल के फादर दोनों ही ये चेंबर से बाहर भाग रहे होते हैं। तभी आइस गर्ल बोलती है कि अरे फादर, लेकिन मो फैन का क्या होगा? तो वो बोलते हैं कि मो फैन अंदर सेफ है, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो ऐसे जैसे वो लोग बाहर पहुंचे तो इनके ऊपर बहुत सारे चूहे हमला कर देते हैं। तो इनको रोक देती है हमारी आइस गर्ल, लेकिन इसी बीच में उसके फादर को लग गया होता है। तो यहाँ पे बाकी गार्ड्स आते हैं और वो लोग एक बड़े से चिकन को पैदा करते हैं और बोलते हैं कि मैडम, आप इस चिकन पे बैठ के आपके फादर को सेफ्टी वाले बैरियर में लेके जाइए, हम इनको संभाल लेंगे। तो वहां से उड़ते हुए भी वो सिर्फ मो फैन के बारे में ही सोचती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो सीक्रेट कल्ट के लोग होते हैं, यही लोग होते हैं द ब्लैक क्यूरिया कल्ट के। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को ये ड्रास्टिक मेजर उठाना पड़ा क्योंकि ये बंदा फेल हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने सारे के सारे मॉन्स्टर को छोड़ दिया है सिटी के अंदर और ऐसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मो फैन अपने सारे के सारे स्टार्स को कनेक्ट कर रहा होता है। उसने 48 स्टार्स कनेक्ट कर दिए होते हैं, लेकिन एक स्टार रह गया होता है और तभी वहां पे पूरा एरिया हिलने लगता है क्योंकि यहाँ पे होता है मॉन्स्टर्स का अटैक। तो मो फैन गेट के पास आता है और ये गार्ड गेट खोल देता है और बोलता है कि ओए जल्दी यहाँ से भाग वरना तू भी खत्म हो जाएगा। जैसे ये गार्ड ऐसा बोलता है, इसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तो तभी यहाँ पे वो लड़की आती है जिसकी बहन खो गई होती है। वो मो फैन को पकड़ के वापस से चेंबर के अंदर घुस जाती है और चेंबर को लॉक कर देती है। बोलती है कि मो फैन, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, बाहर बहुत खतरनाक सिचुएशन हो रहा है। ऐसा बोल के वो ये प्लेटफॉर्म पे आके एक सीक्रेट स्विच को टच करती है और ये सारा का सारा सीक्रेट स्प्रिंग का पानी वहां से गायब होने लगता है और ये गायब होकर एक छोटे से डिब्बे में आ जाता है। फिर वो डिब्बा लेके ये लड़की आगे बढ़ती है और बोलती है कि देखो यहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज है, हम लोग इसके थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हम लोग यहाँ पे पड़े पड़े खत्म हो जाएंगे, या क्या तो ये मॉन्स्टर्स हमें आके खत्म कर देंगे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये लड़की उसको सारा का सारा स्टोरी बताती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन हमारा मो फैन तो कुछ गलत चीज देख के उसके नाक से खून निकलने लगता है। फिर जैसे ही लोग बाहर पहुंचे तो ये लोग देखते हैं कि हर जगह पे तबाही मच गई होती है और तब ये लोग हमें वापस से वो मॉन्स्टर गॉड का सीन दिखाते हैं जो कि एकदम खतरनाक दिखता रहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी एक डॉगो से बच के भाग रहा होता है और वो खत्म हो जाता है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये सारे लोगों के पीछे पड़ गया होता है एक और डॉगो, और ये लोग कोई और नहीं होते हैं, ये वही होते हैं जिन्होंने मो फैन की बहन को पहले सीजन में छेड़ा होता है। ये लोग बच बच के आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके सामने एक और बड़ा सा डॉगो आ जाता है और वो एक एक करके इन सबको खत्म कर देता है। तो एक तरह से इनके साथ अच्छा ही हुआ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग बच बच के भाग रहे होते हैं ये वाले बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पे मो फैन की बहन भी जैसे तैसे करके अपने व्हीलचेयर से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन सब लोग इसको पीछे छोड़ के भाग गए होते हैं। तभी एक डॉगी यहाँ पे आता है और वो इसकी बहन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन ये आदमी इसकी बहन को पकड़ के बिल्डिंग के अंदर ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे एक बंदा इसको बोलता है कि अबे भाई तू ये लड़की को क्या देख रहा है, फटाक से डोर बंद कर वरना वो मॉन्स्टर अंदर घुस जाएगा। तो ये बंदा बोलता है नहीं, मैं डोर बंद नहीं करूंगा क्योंकि बाहर अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनको ऐसा नहीं छोड़ूंगा। तो उतने में ये बंदा यहाँ पे आता है और ये जानबूझ के इसको धक्का मार के वो डोर बंद कर देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन ये लड़की के साथ खड़ा होता है और उसको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ मेरी बहन और मेरे फादर को बचाने के लिए, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है और मेरे ऊपर सुस्सू क्यों गिर रहा है भाई, कौन मुत रहा है भाई ऊपर से, क्योंकि ये जो बारिश होती है एकदम सुस्सू की तरह दिख रही होती है। तो फिर ये लड़की उसको बोलती है कि मो फैन तुम मेरा एक काम करो, ये है द सीक्रेट स्प्रिंग, तुम इसको अपने पास लेके रखो और इसको लेके जाओ वो प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर, वो बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, प्लीज तुम ये काम मेरे लिए कर लो, क्योंकि अगर ये सीक्रेट स्प्रिंग मैंने अपने पास रखा तो सब लोग को मेरे ऊपर डाउट गिरेगा और वो लोग इस सीक्रेट स्प्रिंग को मुझसे चुराएंगे, क्योंकि ये पूरा अटैक हो ही रहा है ये सीक्रेट स्प्रिंग को चुराने के लिए, क्योंकि वो लोग इसकी पावर को यूज करना चाहते हैं एक मॉन्स्टर कमांडर को पैदा करने के लिए। तो मो फैन बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे जाके मेरे बहन और मेरे फादर को बचाना है, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सुन के लड़की बोलती है तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरी ही फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैंने भी 1 साल पहले मेरी बहन को खो दिया था, मैं भी मिशन पे थी और वो सारे गार्ड्स जिन्हें तुझे बचाने के लिए अपनी जान खो दी उन लोग की भी फैमिली थी, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो गए, तू इतना सेल्फिश क्यों बन रहा है, हमें अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारा मेन गोल यही है कि हमें इस चीज को गलत हाथों में नहीं आने देना है और तू वो छोड़ के अपने फैमिली के बारे में ही सोच रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि तेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज मैं एकदम अकेली हो गई हूँ, लेकिन तुझे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि तू ही ऐसा है जो ये काम कर सकता है, उन लोग को तेरे ऊपर डाउट नहीं गिरेगा। तो ये सब सुन के मो फैन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है ठीक है मैं जाके ये काम करता हूँ, लेकिन तुम ये लो मेरे फैमिली का फोटो, अगर तुम्हें ये लोग कहीं दिख गए तो प्लीज उनका ध्यान रखना। तो ये बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन के फादर के पीछे जो वो डॉगो पड़ा होता है वो असल में साइड में निकल लेता है और उसके पापा कार से बाहर निकल के पीछे छुप गए होते हैं। फिर वो जब आगे बढ़ते तो उनको दिखता है बाई के चाचा और वो बाई के चाचा को मिलते हैं और बाई का चाचा बोलता है कि मेरे कार टूट गई थी तो तुम मुझे लेके चलो। तो मो फैन के फादर बोलते ठीक है तुम अंदर बैठ जाओ, लेकिन मैं असल में जा रहा हूँ डाउनटाउन में मेरे बेटे मो फैन को बचाने के लिए। तो वो बोलते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें जाना है प्रोटेक्टिव बैरियर की तरफ। तो वो बोलते नहीं मुझे मेरा बेटे को बचाना है। तो वो बोलते ठीक है चलो यार। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे गार्ड्स लड़ रहे होते हैं इन सब मॉन्स्टर से। मीनवाइल मो फैन उसके स्कूल की तरफ पहुंच गया होता है और उसके स्कूल के ऊपर किसी ने अपना वाटर मैजिक करके एक बैरियर बनाया होता है ताकि मॉन्स्टर्स अंदर नहीं घुस पाए। लेकिन मो फैन बोलता है कि अरे मैं भले ही मैं एक पंखा हूं लेकिन मैं भी देख सकता हूं कि ये जो बैरियर है ये बहुत ही हल्का फुल्का है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कूल के अंदर ये चूहे वाले मॉन्स्टर्स घुस चुके होते हैं और वो एक एक करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं और ये सीन में धड़ाधड़ स्टूडेंट्स खत्म होते रहते हैं। तभी ये बच्ची यूज करती है वेव प्लेन शिफ्ट वाला मैजिक और ये खुश हो जाती है क्योंकि ये बच गई होती है। लेकिन इसको पता नहीं होता कि इसने इसका प्लेन शिफ्ट करके एक मॉन्स्टर के ठीक बगल में पहुंच गई होती है और वो
मॉन्स्टर इसको खा लेता है। मीनवाइल स्कूल में हर जगह बच्चे खत्म हो रहे होते हैं। तभी ये लड़की के ऊपर एक और मॉन्स्टर हमला करता है। तो हमारी रिबन वाली लड़की इस लड़की को बचाती है अपना फायर मैजिक यूज करके, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तभी बाई वहां पे आता है और वो अपने आइस मैजिक से इस मॉन्स्टर को हरा देता है। उसके बाद ये तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इनके सामने से एक और मॉन्स्टर एक आदमी को खाते हुए जा रहा होता है। तो ये लोग उसको इग्नोर करते हैं खुद की सेफ्टी करने के लिए। तभी बाई का जो मोटा दोस्त होता है उसके पीछे एक और चूहा पड़ गया होता है। तो बाई उसके दोस्त को बचाने के लिए उस चूहे को फ्रीज कर देता है। मीनवाइल इनका जो टीचर होता है वो भी इस लड़की को बचाता है अपना लाइट मैजिक यूज करके। वो ये मॉन्स्टर के आंख में एकदम लाइट की बीम मारता है और मॉन्स्टर के आंख से खून निकल जाता है। वो वापस से मॉन्स्टर के आंख में लाइट की बीम मारता है और मॉन्स्टर की आंख फूट जाती है और वो भी खत्म हो जाता है। इसका ये मतलब है कि लाइट मैजिक भी बहुत पावरफुल है। मीनवाइल ये मोटू और हमारा ये थंडर मैजिक यूज करने वाला बंदा दोनों ही एक रूम में अटके हुए होते हैं। तो मोटू अपना मैजिक यूज नहीं कर पाता है, तो मोटू को बचाने के लिए हमारा ये थंडर बॉय अपना थंडर मैजिक यूज करता है। और हमारा ब्रो तो भाई उसकी बंदी को लेके सेट कर चुका है यार, क्योंकि ये पूरा टाइम इसी के साथ रहता है। ब्रो इस बंदी को लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी इनके सामने दो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ब्रो इसमें फंस जाता है। वो बोलता है कि ओए वाटर गर्ल, क्या तू मुझ पे यकीन करती है? तो वाटर गर्ल बोलती है हाँ। तो ब्रो इसी का फायदा उठाता है और वाटर गर्ल को भी अपने गोद में उठा लेता है। उसके बाद वो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और वहां से गायब होकर निकल लेता है। ये बहुत कूल सीन होता है क्योंकि दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ हमला करते हैं और ब्रो उनके बीच में से गायब हो जाता है। लेकिन ब्रो गायब होता है एक वुल्फ के सामने और ये वाला वुल्फ ब्रो को पकड़ लेता है और वो लड़की को दूर फेंक देता है और ब्रो को वो अपने नाखून से दबा रहा होता है। तो यहाँ पे ब्रो को लगता है कि वो गया और ये लड़की भी ब्रो के लिए रोने लगती है। लेकिन तभी ही एंट्री होती है हमारे फैन की। फैन यहाँ पे आता है, अपना थंडर सरपेंट यूज करता है और ब्रो को बचाता है। लेकिन उसके बाद ये डॉगी फिर से खड़ा हो जाता है। तो ब्रो और फैन दोनों ही अपने मैजिक को कंबाइन करते हैं और एक साथ विंड और फायर मैजिक यूज करके इस डॉगी को पूरी तरह से जला देते हैं और उसकी बॉडी एकदम राख हो जाती है। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं स्कूल के अंदर ही। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो स्कूल के अंदर बच गए होते हैं वो लोग आते हैं कोर्ट रूम में। यहाँ पे आके सारे बच्चे प्ले रूम में बैठ गए होते हैं और उनके सामने बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं। यहाँ पे बहुत कम बच्चे बचे हुए होते हैं। तो इनके टीचर्स बोलते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से बच के बाहर निकलना है। तो इसमें से कुछ टीचर्स बोलते हैं कि अगर हम टीचर लोग यहाँ से निकल गए तो हम लोग तो बच जाएंगे, लेकिन ये बच्चे को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो ये सुन के कुछ सर बोलते हैं कि अरे तुम गलत बात कर रहे हो, हमारी जिम्मेदारी कि हमें इन बच्चों को बचाना है। तो इनके बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तभी इनमें से एक टीचर बोलता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दो ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप होगा द पायोनियर्स का ग्रुप, जिस ग्रुप में सब अच्छे टैलेंटेड बच्चे होंगे और वो लोग थोड़ा आगे निकलेंगे। उनके साथ सर आप रहेंगे क्योंकि आपका लाइट मैजिक यहाँ पे सबसे पावरफुल है। ये बच्चे आगे बढ़ के सब एरिया को स्काउट करेंगे कहाँ पे कोई मॉन्स्टर है कि नहीं। मीनवाइल उनके पीछे सारे के सारे कमजोर बच्चे रहेंगे और हम बाकी टीचर्स रहेंगे। हम लोग आप लोग का पीछा करेंगे और समझो कहीं पे कोई मॉन्स्टर आ गया तो इस ग्रुप के बच्चे लोग उस मॉन्स्टर को हरा देंगे और ऐसे ही हम लोग रास्ता क्लियर करके आगे आगे बढ़ेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ ये प्लान अच्छा है। उसके बाद मो फैन का सर बाहर आता है और बोलता है कि हमें ऐसा ऐसा प्लान बनाया है और हमें इसके लिए बच्चे चाहिए। तो आप में से जो भी टॉप लेवल के बच्चे हैं वो लोग को हम इस ग्रुप में लेंगे, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा राइट्स है इसको छोड़ने का। तो बताओ कौन कौन इसमें आएगा। तो ऐसे ही कुछ बच्चे बोलते कि हम इसके अंदर आएंगे और कुछ बोलते कि हमें यहाँ पे नहीं आना है। तो एक एक करके ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ जाते हैं और ये सारी की सारी बात हमारा मो फैन और ब्रो और तो ये लड़की तीनों ही साथ में सुन रहे होते हैं। मीनवाइल मो फैन ब्रो को बोलता है कि हमारा सबसे अच्छा बचने का चांस तभी होगा जब हम लोग ये एलिट ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उसका रीजन ये है कि हम लोग जब इस ग्रुप में रहेंगे तो हम लोग पहले ही देख सकते हैं कि मॉन्स्टर्स कहाँ पे है और ऐसे आगे आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ ये ग्रुप छोटा रहेगा तो मॉन्स्टर लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम लोग ने वो बड़े वाले ग्रुप को ज्वाइन किया तो उसमें प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं और सब लोग एकदम से वीक है, तो वो मॉन्स्टर लोग को अट्रैक्ट करेगा। और जब एक मॉन्स्टर वहाँ पे आएगा और वो इन बच्चों के ऊपर अटैक करेगा तो वो लोग बहुत शोर ये सब करेंगे, उससे बहुत सारे मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होंगे और वो पूरा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें भी उस बड़े ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। तभी हमें दिखाते हैं कि बाई और उसकी पूरी गैंग भी बड़े वाले ग्रुप को छोड़ के छोटी ग्रुप को ज्वाइन करती है जो ग्रुप आगे बढ़ने वाली है। इतने में इनका सर बोलता है चलो ठीक है अब छोटी वाली ग्रुप पूरी हो चुकी है। तभी ही मो फैन और उसकी गैंग आती है, बोलती है हम भी एक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पंखे को देख के सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा सबसे पावरफुल स्टूडेंट और सबसे पावरफुल बंदा यहाँ पे आखिर आ ही गया है। उनका सर भी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लड़की जिसकी बहन पहले किडनैप हो चुकी होती है वो ऐसे ही रास्ते पे चल रही होती है और उसके पीछे एक बंदर वाला मॉन्स्टर पड़ गया होता है। तो ये अपना वाटर मैजिक यूज करके उस बंदर को दूर भगाती रहती है, लेकिन वो बंदर के ऊपर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तभी यहाँ पे आता है ये स्टाइलिश वाटर बॉय, ये यहाँ पे आके इस बंदर के ऊपर हमला करके इस लड़की को बचा देता है। उसके बाद ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पे एक जगह पे बहुत बड़ा सा खड्डा हुआ होता है। तो ये बोलती है कि सर ये तो उसी का काम है जो कि ब्लैक क्रूशिया गैंग के लोग हैं, ये लोगों ने यहाँ पे एक ब्लैक होल बना के रखा है। तभी ये बोलती है कि सर मैंने जो सीक्रेट स्प्रिंग था उसको मो फैन को दे दिया है ताकि मो फैन उसको लेके प्रोटेक्टिव बैरियर के पास जा सके। मैंने उसको मेरे पास इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं इनकी पोटेंशियल टारगेट बन सकती थी, क्योंकि मैं सीक्रेट स्प्रिंग को गार्ड करने वाले गैंग में से थी। तो वो बोलता है हाँ ये काम तुमने सही किया। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे एलिट गैंग के बच्चे लोग अपना बैज घुमा के अपने पावर रेंजर सूट में आ जाते हैं और रेडी होते हैं आगे बढ़ने के लिए। एक एक करके सब लोग ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। पहले होता है हमारा बाई, दूसरी होती है हमारी ये रिबन वाली गर्ल और तीसरा होता है हमारा हीरो पंखा। मो फैन अपना थंडर मैजिक और फायर मैजिक दोनों के साथ ट्रांसफॉर्म होता है और ये बहुत कूल लगता है। उसके ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि आसमान में एक उड़ने वाला डीमन भी होता है जिसको अब तक सबने इग्नोर किया होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी आइस गर्ल और उसके फादर दोनों ही
प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो उनसे पूछते हैं क्या यहाँ पे मोफैन आया है, तो वो लोग बोलते कि नहीं, हमें नहीं पता कि मोफैन यहाँ पे आया है कि नहीं, लेकिन हमें लगता है वो अब तक यहाँ पे नहीं आया है। तो ये देख के हमारी आइस गर्ल थोड़ा टेंशन में आ जाती है। मीनवाइल हमारी स्काउट गैंग आगे बढ़ती रहती है और उसमें से जो विंड वाले लोग होते हैं वो लोग थोड़ा आगे बढ़ के पूरे एरिया को स्काउट कर रहे होते हैं और बाकी सब लोग पीछे से सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक रैट वाला मॉन्स्टर होता है जो कि असल में एक बच्चे की बॉडी को खा रहा होता है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि इनको इस मॉन्स्टर को मारने का है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहां से तभी गायब हो जाता है। तो ये लोग बोलते हैं कि जो विंड वाले लोग हैं वो लोग आगे बढ़ के पूरे एरिया को स्काउट करो। तो इसमें सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक होता है हमारा ब्रो और एक होती है ये ब्लैक बाल वाली टेम्पररी बंदी जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट ही टिकने वाली है, क्योंकि ये जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही इसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है और ये एक ही अटैक में खत्म हो जाती है। मतलब इसका स्क्रीन टाइम तो भाई 10 सेकंड से भी कम का था। ये ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है। तभी यहाँ पे सब लोग आते हैं, थोड़ा रोते हैं, उदास होते हैं और बोलते हैं ये क्या हो गया, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गई। मतलब भाई इससे ज्यादा टाइम तो अटैक ऑन टाइटन के साइड कैरेक्टर सर्वाइव करते हैं यार। उसके बाद ब्रो की जो गर्लफ्रेंड होती है उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ गया होता है, तो उसको इनका सर और तो और हमारा फैन दोनों साथ में मिलकर हरा देते हैं। उसके बाद ये रिबन वाली लड़की वो टेम्पररी कैरेक्टर को लेके आती है आगे अपने बॉडी में होल्ड करके और उसको नीचे रख के ये लोग अंतिम संस्कार देते हैं, उसके हाथ बंद करते हैं और उसके बॉडी को वहीं छोड़ के ये लोग वहां से निकल लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग बहुत केयरलेस थे और वीक थे इसीलिए ये खत्म हो गई। अबे हमें अपने गार्ड पे रहना चाहिए और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसके बाद इनका सर जाता है मो फैन के पास और उसको बोलता है कि यार तुम ऐसे सिचुएशन में भी काम कैसे हो। तो मो फैन बोलता है कि असल में सर जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तब से मैं 2 साल तक मॉन्स्टर हंटर्स के साथ काम करता था, कुछ पार्ट टाइम पैसे कमाने के लिए, इसीलिए मुझे पता है कि मॉन्स्टर से कैसे लड़ना है। उतने में ही हमारा ब्रो जाके स्काउट करके आया होता है और उसने देखा होता है कि आसपास 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है। उसमें से एक 1 आइड वुल्फ होता है माउंटेन के ऊपर, एक होता है फाउंटेन के ऊपर और एक होता है रॉकी एरिया में। फिर इसके बाद हमारा मो फैन बोलता है कि ब्रो तुम जाओ और वो जो फाउंटेन वाला वुल्फ है उसको अकेले संभालो। तुम एक काम करना, ये जो वुल्फ होते हैं ना ये लोग सिंगल लाइन में भागने के लिए बहुत तेज होते हैं, लेकिन अगर तुम उनके सामने जिगजैग भागोगे तो ये लोग एकदम स्लो हो जाते हैं। तो सिर्फ तुम उसको डिस्ट्रैक्ट करो, तुम्हें उसे खत्म नहीं करना है। मीनवाइल हम लोग जाएंगे रॉकी एरिया के बीस्ट को मारने के लिए। तब तक हमारा बाई और उसका टीममेट जाके वुड्स वाले इसको बर्फ से जमा के आएंगे। इतने में हम लोग सब वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये लोग प्लान बनाते हैं और इनका प्लान एक्सिक्यूट करते हैं। इन लोगों ने इस सीन में हमारे पंखे को अपना लीडर मान लिया है और ये लोग एकदम से रेडी अप हो गए होते हैं फाइट करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्रो गया होता है फाउंटेन के पास इस 1 आइड वुल्फ डॉग से लड़ने के लिए। वो वहां पे देखता है कि ये जो डॉगी होता है ये असल में किसी और के बॉडी को खा रहा होता है और ये डॉगी बहुत खतरनाक दिखता है। तो तभी वुल्फ को देख के हमारे ब्रो को याद आती है मो फैन की बातें। उसने बोला होता है कि मो फैन ने जैसे उस वुल्फ को हराया था मेरे आंखों के सामने, वैसे ही मैं भी कोशिश करूंगा और इसको हरा पाऊंगा। मुझे तो सिर्फ जिगजैग भागना है और इसको अटका के रखना है। तो वो बोलता है मैं जिगजैग भागूंगा, इसको डिस्ट्रैक्ट करूंगा और मेरे दोस्त लोग यहाँ से निकल लेंगे। ऐसा बोल के वो खड़ा ही रहता है कि तब से वुल्फ को पता चल जाता है कि वो यहाँ पे है, तो वुल्फ उसके ऊपर हमला करता है। तो वो बचने के लिए अपना विंड मैजिक यूज करता है और यहाँ से वहां भागने लगता है, लेकिन वुल्फ धड़ाधड़ उसका पीछा करता है। तो ये जिगजैग भी भागता है, लेकिन फिर भी वुल्फ का स्पीड कम नहीं होता है। वुल्फ इसको पकड़ने के लिए पहुंच ही गया होता है ऑलमोस्ट, और एक आगे के सीन में वुल्फ ने अपने हाथ से इसके एक कंधे को काट दिया होता है और इसमें हमारे ब्रो का बहुत खून निकल रहा होता है। ब्रो जमीन पे गिर गया होता है और वो बोलता है कि बाप रे अब मैं क्या करूं। ये जो वुल्फ है ये अपने आप को स्पीड अप करने के लिए सब पेड़ों के ऊपर कूद कूद के आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे पेड़ नहीं होते तो ये डेफिनेटली स्लो हो गया होता। तो हमारा ब्रो वापस से जैसे तैसे खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वुल्फ वापस से आता है और इस बार वो अटैक करके ब्रो के पीठ को भी फाड़ देता है और ब्रो एकदम बुरी हालत में होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्रो यहाँ पे खत्म हो जाए क्योंकि मुझे ये ब्रो का कैरेक्टर बहुत पसंद है। फिर भी ब्रो अपना विंड मैजिक यूज करके अपने आप को भगाता है जैसे तैसे वहां से, लेकिन वो एक जगह पे थक के बैठ जाता है और बोलता है कि लगता है कि अब मेरा टाइम आ गया है। वेल अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये वुल्फ अपने 2 पैर पे खड़ा होकर आगे बढ़ता रहता है। तो ब्रो बोलता है कि प्लीज कोई तो यहाँ पे आ जाओ और मुझे बचाओ, लेकिन तभी ब्रो बोलता है कि मुझे तो कोई बचाने के लिए नहीं आ सकता है क्योंकि सब लोग अपने खुद के फाइट में बिजी है और अगर मैं यहाँ पे खत्म हो गया तो ये वुल्फ चाहेगा और आगे जाके मेरे दोस्तों के ऊपर भी हमला करेगा और ये मेरे भाई फैन के ऊपर भी हमला कर देगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो मुझे जैसे तैसे करके इस वुल्फ को यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपना दिमाग लगाता है। फिर वो अपना एक रुमाल निकाल के अपने जख्म के ऊपर रुमाल लगाता है, लेकिन 1 मिली सेकंड के अंदर वो पूरा का पूरा रुमाल लाल होके बहने लगता है खून से। ब्रो का खून रुकता ही नहीं है और ये वुल्फ ब्रो के पास आता रहता है। तो ब्रो बोलता है कि अभी मेरे पास वो मैजिक यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ब्रो यूज करता है विंड मैजिक फ्लीटिंग शैडो। ये एक लेवल 3 का मैजिक होता है और इससे ब्रो एकदम 1 मिली सेकंड के अंदर वहां से यहाँ गायब हो जाता है और वुल्फ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो ब्रो बोलता है कि हाँ ये मेरा सेविंग ग्रेस बन सकता है। उसके बाद ब्रो भागता है आगे और वुल्फ उसका पीछा करता रहता है, लेकिन ऐसे ही ब्रो एक दीवार के पास पहुंच जाता है जिसके पास बहुत सारे लोहे के बीन्स होते हैं। इसके आगे ब्रो चल ही नहीं पाता है। उतने में ये वुल्फ वहां पे आके ब्रो के पेट को फाड़ देता है, लेकिन उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि ब्रो ने यहाँ पे अपना लेवल 3 का मैजिक यूज किया होता है और उसने वुल्फ को फंसा दिया होता है। वुल्फ इतने मोमेंटम से आगे आता है कि वुल्फ जाके गिरता है उन सब बीन्स के ऊपर और वो सारे के सारे बीन्स ऊपर उड़ के वुल्फ के अंदर धंस जाते हैं और ऐसे ही ब्रो ने एक वुल्फ को मार दिया होता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है ब्रो के लिए। ब्रो ने इस सीजन के शुरुआत में एक बंदी भी सेट कर ली और उसके साथ ही साथ भाई ने एक वुल्फ को भी मार दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कमेंट में लिख दो ब्रो कांग्रेचुलेशंस यार, तू तो बहुत तेज बन रहा है। फिर उतने में हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे बाई का जो टीममेट होता है वो लोग मिलके ये वुल्फ के पैर को जमा रहे होते हैं। वुल्फ एक एक कदम आगे लेता है और उसके पैर जमते रहते हैं, लेकिन ये जो मोटू होता है वो
डरने लगता है, बोलता है कि हम इसे अकेले नहीं रोक सकते, ये वुल्फ बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और सही में वुल्फ का सिर्फ थोड़े से पैर जमे हुए होते हैं। बाई अपना पूरा का पूरा प्रेशर लगाता है इसको जमाने के लिए और वुल्फ एक सेकंड के लिए जम भी गया होता है। तो ये लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ही वुल्फ ये पूरे बर्फ को तोड़ता है और बाई का पीछा करने लगता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी गैंग के ये दोनों मेंबर्स मिलके, जो कि होता है फैन और दूसरा थंडर मैजिक यूजर, दोनों ही मिलके अपना थंडर मैजिक यूज करके इस वुल्फ को रोक रहे होते हैं। और ये वुल्फ इनके थंडर मैजिक में पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका होता है। और तभी यहाँ पे हमारा ब्रो आता है अपने जख्मों के साथ और वो उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर गिर जाता है। तो ये देख के सब लोग ब्रो को बचाने के लिए भागते हैं। वो लोग देखते हैं कि ब्रो के ऊपर बहुत खून लगा होता है और उसके बॉडी में बहुत सारे जख्म होते हैं, उसका ब्लीडिंग रुक भी नहीं रहा होता है। लेकिन इन लोग को एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं मिलता है, क्योंकि बाई और उसके साथ जो मोटू होता है वो लोग वहां पे भागते हुए आते हैं और उनके पीछे एक और वुल्फ लगा हुआ होता है। तो इस वुल्फ को रोकने के लिए हमारा फैन फटाक से पीछे घूमता है और वो अपना फायर मैजिक यूज करके ये वुल्फ को मारता है। लेकिन ये वुल्फ को उससे कुछ नहीं होता। तो ये वुल्फ वापस से खड़ा होकर आता है इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इस वक्त हमारा पंखा बहुत गुस्से में रहता है, क्योंकि ब्रो की हालत खराब होती है। तो वो अपना फायर मैजिक के ऊपर लाइटनिंग मैजिक यूज करके इसको बाइंड कर देता है। उसके बाद वो लाइटनिंग मैजिक के यूज के साथ ही साथ वो फायर बर्स्ट क्रीमेशन यूज करता है और ये वुल्फ को पूरी तरह से जला देता है। मतलब लिटरली भाई ने यहाँ पे थंडर मैजिक यूज करके रखा था और उसको उसने ऑन रखा था। उसके साथ ही साथ उसने साथ में फायर मैजिक क्रिएट किया और एक साथ अटैक किया। ये बंदा बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड हो रहा है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन के फादर अपने कार में आगे जा रहे होते हैं बाई के अंकल के साथ, लेकिन तभी उनका टायर पंचर हो जाता है। तो वो जाकर जब तक टायर का पंचर ठीक करते हैं तब तक बाई के अंकल उनके कार से गायब हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे गैंग के सब लोग बहुत खुश रहते हैं, बोलते हैं कि हमने मिलके तीनों के तीनों एक आंख वाले डॉगी को हरा दिया है। अब हमारा सीन बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग यहाँ से चुपचाप निकल सकते हैं। फिर तभी बाई सब लोग को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता है, बोलता है कि तुम लोग तुम्हारा विंड मैजिक यूज करके इस वुल्फ को ट्रैप कर सकते हो, अर्थ मैजिक से उसके पैर को फिसला सकते हो, लाइट मैजिक से उसको बेहोश कर सकते हो। ऐसे तुम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो और हम लोग अपने अननेसेसरी डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो बोलता है कि अब तक हमने दो टाइप के मॉन्स्टर से लड़ाई की है। एक होता है एक आंख वाला साइक्लोप, जो कि एक चूहे जैसा होता है, और एक होता है ये वुल्फ। वुल्फ चूहे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चूहे भी अगर ग्रुप में आ गए तो वो लोग भी खतरनाक हो सकते हैं। तो हमें बस एक साथ टीम में रह के इनको हराना पड़ेगा और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि तभी हमारी ये ब्रो की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं कितनी यूजलेस हूँ, मेरे पास वाटर मैजिक है तो भी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अगर मैंने मेरे वाटर मैजिक से पहले प्रोटेक्शन बैरियर बना दिया होता तो वो टेम्पररी गर्ल नहीं मरी होती। तो हमारा सर बोलता है कि तुम इसका टेंशन मत लो, तुम्हें बस अपने मैजिक के ऊपर ध्यान देना है, उसकी डेथ तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम अपने मैजिक के ऊपर ध्यान दो और हम लोग और पावरफुल बन के आगे बढ़ सकते हैं। इतने में ही ब्रो बेहोश होने लगता है। तो उनके सर जब देखते हैं तो बोलते हैं अरे बाप रे, ब्रो को तो वो वुल्फ ने उसके उंगलियों से काट दिया है और ब्रो की ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगी किसी भी नॉर्मल मेडिसिन से। हम लोग इसके ऊपर मैजिक हीलिंग भी नहीं यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम लोग को एक स्पेशल मेडिसिन लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि वो पास ही के एक शॉप में मिल रहा है, तो अगर हम में से कोई वहां पे जाके वो मेडिसिन लेके आ सकता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो मेडिसिन के हेल्प से ब्रो का हेल्थ ठीक हो जाएगा और अगर हमने ब्रो को अभी जल्दी ठीक नहीं किया तो ब्रो का खून बह के वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब सुनने के बाद मो फैन बोलता है कि मैं जाऊंगा और वो मेडिसिन लेके आऊंगा, लेकिन ब्रो उसको रोक लेता है, बोलता है कि तुम लोग मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, तुम लोग आगे बढ़ो। तो मो फैन बोलता है भाई मैं तुझे खत्म नहीं होने दूंगा, तू हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तू ही हमारा एक लौता विंड मेज बचा हुआ है। तू आगे जाके जब स्काउटिंग करके तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लीज तू 2 मिनट रुक, मैं फटाक से जाके वो लेके आता हूँ और हम लोग प्रोटेक्टिव बैरियर में घुस जाएंगे उसके बाद। और ऐसा बोल के मो फैन निकल लेता है वो बैरियर की तरफ खरीदने के लिए वो वाला मैजिकल दवा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा अच्छा वाला मोटू होता है वो अपना वेव मैजिक यूज करके पता लगाता है कि उनके आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता है और उसने ब्रो को अपने पीठ पे रखा होता है। ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं ताकि वो लोग जान सके कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है आगे। तभी ये लड़की बोलती है कि ये एरिया में बहुत शांति दिख रही है मुझे, यहाँ पे हमें कोई मॉन्स्टर भी नहीं दिख रहा है और एकदम से शांत शांत लग रहा है ये एरिया। तो ब्रो बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे याद है कि पंखे ने मुझे बोला था कि अगर एरिया शांत रहे इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कोई खतरनाक मॉन्स्टर हो सकता है, तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों, हमने तो अभी वेव मैजिक यूज किया और हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया, तो यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है ही नहीं शायद ना। ऐसा बोल के वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी ही बाई को कुछ सुनाई देता है। तो बाई सबको रोक देता है और बोलता है 2 मिनट रुको, मुझे चेक करने दो। ऐसा बोल के बाई आगे बढ़ता है। फिर वो एरिया चेक करके सबको धीरे धीरे आगे लेके जाता रहता है, लेकिन तभी ही वो लोग देख लेते हैं कि उनके सामने होता है व्हाइट वाला ये बड़ा वाला डॉगी, जिसकी 3 आंखें होती है और तो और इसके बॉडी पे बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं। इसको देख के ये लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये थॉर्न फेस्ड वुल्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो एक वॉरियर लेवल का बंदा है। तभी हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि सिटी में अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए रहते हैं और इनके पीछे पड़ गए होते हैं ये बड़े वाले व्हाइट चूहे जिनके दांत गोल्डन कलर के होते हैं। ये लोग इन लोग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये बंदी आ जाती है जिसकी बहन किडनैप हो चुकी थी। ये यहाँ पे आके इनको बचाने लगती है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एक और बंदा आता है। ये होता है हमारा सस्ता सा ककाशी। ये जब यहाँ पे आता है तो ये वापस से अपने डॉगी के ऊपर होता है, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि सीजन 1 में इसका डॉगी खत्म हो चुका था, तो इसका डॉगी वापस से कैसे पैदा हो गया ये एक मिस्ट्री है। ये यहाँ पे आके इनको बचाता है और इनको लेके जाता है आगे की तरफ। तभी ही हमारी ये लड़की इसको बोल देती है कि इसने सीक्रेट स्प्रिंग एक बॉटल में बंद करके मो फैन को दे के रखा है ताकि वो उसको प्रोटेक्टिव बैरियर की तरफ लेके जा सके। ये सुनने के बाद हमारा सस्ता ककाशी इसको बोलता है कि ठीक है, ऐसा बोल के वो निकलता है आगे की तरफ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मो फैन पहुंच गया होता है वो शॉप के पास और वो देखता है कि वो शॉप में कोई नहीं रहता है और उसका डोर लॉक रहता है। तो वो शॉप में घुसते हुए सोचता है कि कैसे उसने ब्रो के साथ उसकी दोस्ती निभाई है। उसको सब ब्रो के फ्लैशबैक आते हैं। तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से ब्रो खत्म हो सकता है, क्योंकि जब किसी कैरेक्टर
का फ्लैशबैक आता है तो मोस्टली वो लोग खत्म हो जाते हैं। वो बोलता है कि उसके फ्लैशबैक है कि ब्रो ने उसको बोला होता है कि वो भी उसके साथ बड़े सिटी में जाना चाहता है और एक अच्छा मेज बनना चाहता है। फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये सारे के सारे बच्चे इस वॉरियर लेवल के बंदे को देख के डर रहे होते हैं। तभी इनमें से हम इनका बाई जो होता है वो इनको इन्फॉर्मेशन देता है, बोलता है कि वॉरियर लेवल क्या होता है। सबसे पहले होता है स्लेव लेवल, उसके बाद आता है वॉरियर लेवल, फिर तीसरे लेवल पे आता है कमांडर लेवल। ये हमारे मैजिक नाइट्स के जैसा ही लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। स्लेव लेवल के बंदे बहुत ही इजी होते हैं और उनको मारना आसान होता है कंपेयर टू वॉरियर लेवल का बंदा। स्लेव लेवल में होते हैं वो छोटे वाले चूहे, वो एक आंख वाले वुल्फ डॉगीज और ऐसे ही 2-3 छोटे मोटे मॉन्स्टर। और ये जो बंदा है ये है वॉरियर लेवल का, ये उन लोग से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद गॉड लेवल का जो कि है कमांडर लेवल का बंदा आता है, वो तो अगर आ गया तो हम सब खत्म है। ये बोलता है कि वॉरियर लेवल के डॉगी के पास ये वाली ताकत है कि ये हमें देख के फ्रीज कर सकता है। इस वॉरियर लेवल के बंदे को मारना तो बड़े बड़े मेजेस की भी हालत खराब हो जाती है। तो ये सब सुन के हमारा ब्रो टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि अगर फैन भी इस वॉरियर लेवल बंदे के सामने आ गया तो फैन इसको नहीं हरा पाएगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा मो फैन वो शॉप के अंदर घुसता है और हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको वो दवा नहीं मिलती है। तब वो देखता है कि ये काउंटर के पीछे एक छोटा सा छेद रहता है। जब वो छेद के अंदर देखता है तो वहां पे एक छोटा चूहा ये शॉपकीपर को खा रहा होता है और वो चूहा फैन को देख के फैन के ऊपर एक लेजर वाला अटैक करता है, लेकिन फैन वो अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन उसी अटैक की वजह से उनके छत के ऊपर एक छेद हो जाता है, लेकिन ये अटैक की वजह से ऊपर वाले शेल्फ से झंडू बाम नीचे गिर जाता है। लेकिन जब फैन देखता है कि ये झंडू बाम क्या है तो बोलता है अरे यही तो वो दवा है जिसके बारे में हमें बोला गया था कि मुझे लेके जाना है। तो असल में झंडू बाम जो कि एक बाम 3 काम करता है वही यहाँ पे इफेक्टिव पड़ा। तो पंखा इस झंडू बाम को ले लेता है और यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वो चूहा यहाँ पे आता है और पंखे के ऊपर अटैक करता है। तो पंखे उसके अटैक को डॉज करता है और ये चूहा गलती से बाहर कूद जाता है। फिर चूहा पीछे घूम के पंखे के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे ये वॉरियर लेवल का डॉगी आ जाता है और वो ये चूहे को पकड़ के खा के यहाँ से आगे निकल लेता है। तो जब फैन इसको देखता है तो फैन भी थोड़ा डर जाता है, बोलता है कि ये 3 हॉर्न वाला बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो मैं हरा ही नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी ये व्हाइट डॉगी पीछे से आके उसी छेद में से फैन को देखता है जो छेद ये चूहे ने बनाया होता है अपने लेजर से, और ये फैन को देख के फैन के ऊपर हमला कर देता है और ये पूरी एरिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे गैंग के लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अभी हमें ये लगता है कि शायद से पंखा खत्म हो चुका होगा, वरना वो अब तक आ गया होता, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें से कुछ लोग इसको अपोज करते हैं, लेकिन ये बोलता है कि पंखे नहीं, हमें कहा था कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें फैन की बातों को मद्देनजर रखते हुए उसको रिस्पेक्ट देके आगे बढ़ना चाहिए। तब तक हमारा फैन पीछे एक खड्डे में से बाहर निकलता है और ये सब ब्रो की गर्लफ्रेंड देख लेती है, तो वो लोग फैन को बाहर निकालते हैं। फैन बोलता है कि मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के यहाँ पे आया हूँ, फाइनली मैं बच गया। इसके बाद फैन यहाँ पे आके झंडू बाम देता है उनके सर को और उनका सर ही झंडू बाम लेके ब्रो के ऊपर लगाता है और ये झंडू बाम लगाते ही ब्रो का घाव एक झटके में ठीक हो जाता है और ब्रो का खून निकलना भी बंद हो जाता है। उसके बाद हमारे मेन गैंग के लोग आगे बढ़ते रहते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि पीछे जो गैंग बी के लोग होते हैं, फट्टू लोग, वो लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि बीच में वो टेम्पररी लड़की की बॉडी होती है। ये देख के वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं कि इन लोगों ने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा लेकिन साथ में एक सैक्रिफाइस भी हो गया। तो यहाँ पे ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग इस लड़की की बॉडी को कैरी करके लेके जाएंगे और इसको एक प्रॉपर अंतिम संस्कार देंगे, और ऐसे ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स पूरे के पूरे सिटी में तहलका मचा रहे होते हैं और यहाँ पे उनका गॉड कमांडर लेवल का मॉन्स्टर भी होता है और वो जोर जोर से चिल्लाता रहता है। उसके बाद ये लोग एक जंगल से निकल के सामने पहुंच जाते हैं और इनके ठीक सामने होता है वो प्रोटेक्टिव बैरियर। ये लोग बोलते हैं कि ये बैरियर यहाँ पे है, इसका ये मतलब है कि हम लोग सेफली यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग जितना ही बैरियर के क्लोज पहुंचेंगे उतना ही मॉन्स्टर्स यहाँ से दूर भागेंगे। तो हम लोग बस थोड़ा ही दूर है, बस ये जंगल क्रॉस करना है और हम लोग सेफ्टी में रहेंगे। ऐसे बोल के लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी लोग देखते हैं कि इनके सामने एक और वुल्फ होता है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये वुल्फ के ऊपर बैठा होता है सस्ता ककाशी। तो ये लोग बोलते हैं अरे टेंशन मत लो, ये तो हमारे ककाशी सेंसे की वुल्फ है जो कि हमारे दोस्त है। फिर ककाशी सेंसे इनको बोलते हैं कि अरे बच्चों आ जाओ, मैं तुम्हें आगे लेके जाता हूँ। वो बोलते हैं लेकिन रुको रुको रुको, मो फैन तुम्हारे पास वो सीक्रेट स्प्रिंग है ना, तुम वो मुझे दे दो। ये सीन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ककाशी सेंसे शायद से एक विलन है। मो फैन बोलते हैं कि नहीं, मैं ये बैरियर के अंदर जाने के बाद डायरेक्टली हमारे चीफ को ही दूंगा, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद ककाशी सेंसे बोलते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है, ऐसा बोल के उसका पूरा रुतबा चेंज हो जाता है और वो प्रॉपर विलन बन जाता है। वो बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीक्रेट स्प्रिंग तो मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर उसके ठीक बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि बहुत सारे डॉगीज चढ़ रहे होते हैं इस माउंटेन को, और ये माउंटेन के गार्ड्स लोग अपना मैजिक यूज कर करके इन सब डॉगी को रोक रहे होते हैं। तभी इसमें से एक गार्ड हमारे मेन कैप्टन को बताता है कि सर स्क्वाड नंबर 4 जिसके ऊपर सबसे पहले अटैक हुआ था उसमें से एक बंदा बच के वापस आ गया है और उसने एकदम शॉकिंग न्यूज दिया है हमें। उसने हमसे कहा कि उनके ऊपर अटैक किया था एक आर्च वुल्फ ने, न कि एक वन आइड डीमन वुल्फ ने। तो ये सुनने के बाद हमारा कैप्टन बोलता है कि अगर एक आर्च वुल्फ ने उसके ऊपर हमला किया है तो इसका यही मतलब है कि शायद से वो सस्ता ककाशी एक ट्रेटर है, क्योंकि उसी के पास आर्च वुल्फ्स थे और यहाँ पे बाकी तो आर्च वुल्फ बचे ही नहीं है।
फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सेफ्टी वाले एरिया में बहुत सारे सिविलियंस आ रहे होते हैं। तो इनमें से एक बंदा जाके हमारे आइस गर्ल के फादर को बोलता है कि सर यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो हमारे पास रूम की कमी पड़ने वाली है। तो आइस गर्ल के फादर बोलते हैं कि एक काम करो, मेरी बेटी को एक रूम दे दो ताकि वो भी रेस्ट कर पाए। लेकिन तभी आइस गर्ल वहां से भाग के निकलने की कोशिश करती है क्योंकि उसको हमारे मो फैन जो कि हमारा पंखा होता है उसकी परवाह होती है। तो आइस गर्ल के फादर उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम उस गधे से मिलने के लिए नहीं जाओगी, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो अपने कमरे में। और ऐसे ही वो आइस गर्ल को बाहर नहीं निकलने देते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा फैन खड़ा होता है सस्ते काकाशी के सामने और वो बंदा बोलता है कि अगर तूने मुझे प्यार से सीक्रेट स्प्रिंग दे दिया तो मैं तुझे और तेरे दोस्तों को छोड़ दूंगा, वरना मुझे तुम सबको खत्म करना पड़ेगा। तो सस्ता काकाशी ये सब बोलने के बाद उससे पूछता है कि तुझे कैसे मालूम पड़ा कि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं तेरा एनिमी हूँ। तो हमें मो फैन का एक बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे जब वो फर्स्ट टाइम मिला होता है इससे तो उसने बोला होता है कि ये जो एरिया है यहाँ का पानी बहुत कम है और तभी ही जब इन लोग के ऊपर ये आर्च वुल्फ ने अटैक किया होता है उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि ये वुल्फ जब पानी के अंदर कूद के बाहर निकलता है तो ये वुल्फ की पावर और बढ़ जाती है। तो इसको मो फैन जोड़ता है वो रेज वाले स्प्रिंग के साथ और वो बोलता है कि वो जो पानी था उस पानी में रेज वाले स्प्रिंग का इफेक्ट था और तभी ही मुझे लगा कि ये बंदा डेफिनेटली एक ट्रेटर है, लेकिन ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। फिर उसके बाद सस्ता काकाशी समन करता है बहुत सारे मंकीज को और ये सब मंकी पंखे के दोस्त लोग के ऊपर हमला करने लगते हैं और काकाशी का जो डॉगी होता है वो हमारे फैन के ऊपर हमला कर देता है और उसको दबा के रखता है। मीनवाइल ब्रो के ऊपर एक बड़ा सा मंकी हमला करने वाला होता है और इस मंकी को देख के ब्रो थोड़ा डर जाता है तो उसके ऊपर अपना विंड मैजिक यूज नहीं कर पाता है। लेकिन तभी ही ब्रो की गर्लफ्रेंड बीच में आती है और वो एक वाटर का बैरियर बना के ब्रो को बचा लेती है। लेकिन इस अटैक के बीच में ब्रो की गर्लफ्रेंड को एक मंकी काट देता है और वहीं पे ब्रो की गर्लफ्रेंड खत्म होने लगती है। तो आप सब लोग कमेंट में लिख दो सैड लाइफ ब्रो, बिकॉज ब्रो को इस सीजन के शुरुआत में एक गर्लफ्रेंड मिली और इस सीजन के बीच में वो गर्लफ्रेंड चल भी दी। ब्रो की जिंदगी तो बहुत ही दर्दनाक है यार। उसके बाद एक एक करके बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स इन सब मंकी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। हमारा इलेक्ट्रो बॉय अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है, बाई अपना आइस मैजिक यूज करता है और रिबन वाली बंदी अपना फायर मैजिक यूज करती है। लेकिन इन सब का भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इन सब मंकीज के ऊपर, यहाँ तक कि अर्थ मैजिक का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सब मंकीज वापस से बाहर आने लगते हैं। मीनवाइल ब्रो उसकी गर्लफ्रेंड को अपने गोद में लेकर रख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों बचाया। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसे बोलते ही बोलते वो वहीं पे अपनी जान छोड़ देती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि पंखे ने भी अपने साथों के साथों स्टार्स को जोड़ दिया होता है और वो एक फायर बर्स्ट छोड़ता है जिसकी वजह से वो वुल्फ पंखे के ऊपर से दूर गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि पंखे को काकाशी बोलता है कि ओए देख, तेरे दोस्त लोग की हालत बहुत खराब हो रही है, मेरे मंकीज उनको ओवर पावर कर रहे हैं। तो इसमें अच्छाई यही होगी कि अगर तुम चुपचाप से वो सीक्रेट स्प्रिंग मुझे दे दो, वरना तुम लोग के सारे दोस्त और तुम भी खत्म हो जाओगे। तो पंखा वो बॉटल निकालता है और बोलता है तुझे यही चाहिए ना। ऐसा बोल के वो चल के आता है इसके पास और पूरा का पूरा बाटली पी लेता है। मतलब लिटरली अगले 25 से 30 सेकंड के लिए पंखा वो बॉटल को पी रहा था और ये लोग सिर्फ उसे देख रहे थे। भाई अगर तुझे सीक्रेट स्प्रिंग चाहिए था तो तू आके पंखे को रोक सकता था, लेकिन नहीं, इसने पंखे को पूरा सीक्रेट स्प्रिंग पीते हुए देखा। इसका ये मतलब है कि अभी पंखे के अंदर पूरे के पूरे स्प्रिंग की पावर है। सीजन 1 में पंखे ने वो इंपॉर्टेंट पेंडेंट खा लिया था और अभी उसने स्प्रिंग का पानी पी लिया। इसका मैजिक 100 गुना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा मुझे लगता है अभी। उसके बाद ये डॉगी पंखे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मो फैन अपना रोरिंग थंडर अटैक यूज करता है और आसमान से एक थंडर वेव गिराता है ये वुल्फ के ऊपर और वुल्फ वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद ये एक एक करके सब मंकीज के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन मंकीज यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए उनको रोक नहीं पाता है। तो इसके दोस्त लोग इसको सपोर्ट करते हैं और अपना आइस, इलेक्ट्रिक और तो और फायर मैजिक यूज करके मंकीज को रोक रहे होते हैं। मीनवाइल मो फैन अपना फायर मैजिक यूज करता है और उसमें लेवल 3 का मैजिक यूज करके बहुत सारे मंकीज को जला देता है। लेकिन यहाँ पे ये डॉगी वापस से उठ जाता है और वो विंड मैजिक मारता है और ये विंड मैजिक हमारी रिबन वाली बंदी को लग जाता है। उसके बाद ये डॉगी एक एक करके सबके ऊपर अटैक करता रहता है और ये मंकीज भी सबको ओवर पावर कर रहे होते हैं और हमारे ये दोनों के दोनों मोटू इस बंदर को दीवार में घुसा रहे होते हैं। मीनवाइल जो इनका टीचर होता है वो तो भाई आराम से ऊपर रेंग रेंग के जा रहा होता है और उसका प्लान ये होता है कि अगर उसने काकाशी को खत्म कर दिया, क्योंकि काकाशी एक समनर मेज है, अगर उसने काकाशी को खत्म कर दिया तो उसने जिसको भी समन किया है वो लोग भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा बोल के ये बंदा ऊपर से जंप मारता है और वो एक्शन बीम मारता है शिनचैन वाला, लेकिन काकाशी इसको भी रोक देता है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठा के पंखा एक और अटैक करता है काकाशी के ऊपर, लेकिन काकाशी ने वहां पे अपने एक गार्ड मंकी को रखा होता है जो कि इसके एक्शन बीम को रोक देता है और तो और मो फैन के अटैक को भी रोक देता है। फिर उसके बाद टीचर यूज करते हैं एक प्यूरिफिकेशन वाला मैजिक इस ब्लैक मंकी के ऊपर, लेकिन वो मैजिक भी एकदम यूजलेस हो जाता है क्योंकि ये जो ब्लैक मंकी होता है ये प्रॉपर ईवल वाला होता है। लेकिन इस चीज का फायदा उठा के बाई अपना आइस स्वॉर्ड लेके आता है और वो काकाशी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करना स्टार्ट करता है और वो धड़ाधड़ मारता है काकाशी को। और ऐसे ही बाई ने यहाँ पे काकाशी को खत्म कर दिया होता है और ऐसे ही पूरी की पूरी ग्लोरी बाई को मिल जाती है और काकाशी खत्म होते ही उसके सारे के सारे बीस्ट भी गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद सब लोग जाके ब्रो की गर्लफ्रेंड के पास खड़े होकर थोड़ा उदास होते हैं और ब्रो रो रहा होता है, जो कि
कि देख के मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि जो भी काकाशी के समन्स होते हैं वो लोग एक ब्लैक कलर के लिक्विड में गिर के खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग जब ब्रो की गर्लफ्रेंड के पास खड़े होकर उदास रहते हैं तभी यहाँ पे सब गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अरे मो फैन और तुम्हारी टीम, अच्छा है कि हम तुमसे मिल गए, चलो अभी तुम लोग हमारे साथ ये प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर। तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रो की गर्लफ्रेंड होती है वो खत्म हो चुकी होती है। तो ये लोग बोलते हैं क्या हुआ, यहाँ पे कोई बैटल हुआ है क्या? तभी ये लोग बोलते हैं कि हाँ ये बैटल हुआ था और तुम लोग बहुत लेट आए हो। तभी इसमें से एक बंदे का ध्यान पड़ता है काकाशी के बॉडी के ऊपर। तो वो बोलता है कि सर इन लोगों ने हमारे टीममेट को मारा है, ये लोग हमारे दुश्मन है। तो ये सब होने के बाद मो फैन और उनके टीचर ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि जो काकाशी था वो असल में ब्लैक गैंग का मेंबर था और वो इन सबका एनिमी था, वो इनके बीच में छुपा हुआ था। अगर तुम्हें इसको टेस्ट करना है तो तुम देख लो। काकाशी ने जहां पे भी उसके समन्स रखे थे वो लोग खत्म होने के बाद ब्लैक कलर के लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और उसके साथ ही साथ तुम लोग जब काकाशी की बॉडी को चेक करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि उसके अंदर ब्लैक गैंग के सेल्स है। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग इनको लेके जाते हैं अंदर प्रोटेक्टिव बैरियर के और सब कुछ चेकिंग करेंगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सब लोग प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर जा रहे होते हैं और इन लोगों ने काकाशी की बॉडी को भी कैरी किया होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिटी के अंदर हमारे टॉप क्लास के मेज गार्ड्स गए होते हैं मेन बॉस को हराने के लिए। वहां पे वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे आर्च वुल्फ्स होते हैं, वन आइड वुल्फ डीमन होते हैं और तो और ये व्हाइट वाले इवॉल्व थॉर्न वुल्फ्स होते हैं और उन सब का लीडर होता है ये वाला द बीस्ट किंग। इसको देख के लोग बोलते हैं कि ये जो बंदा है ये तो कमांडर लेवल का थ्रेड है, मतलब सबसे खतरनाक लेवल का बंदा है ये, इसको हराना हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और सब लोग को पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा थ्रेट है और इसको हम लोग तब तक नहीं हरा पाएंगे जब तक हम लोग यहाँ के इसके छोटे मोटे चंगू मंगू को नहीं मार दे, जो कि सब छोटे मोटे वुल्फ्स है। ये लोग ऐसे बात कर ही रहे होते कि तभी ही ये बिग बॉस इनको देख लेता है और वो एक सिंगल अटैक में इन सारे के सारे हाई लेवल में जिसको खत्म कर देता है और इनकी सिर्फ हड्डियां बच जाती है। ये वाला सीन बहुत ही ब्रूटल था सच में। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो पट्टू गैंग के लोग जो पीछे होते हैं हमारे मेन पायोनियर टीम के, वो लोग भी बैरियर के पास पहुंच चुके होते हैं और बैरियर के अंदर एंट्री ले लेते हैं। तभी ऐसे ही सारे बच्चे बैरियर के अंदर आ गए होते हैं। उसके बाद एक जनरल का बंदा मो फैन को लेके जाता है उनके कमांडर के पास बात करवाने के लिए। तो कमांडर मो फैन को बोलता है कि मो फैन तुमने सही कहा था, जो हमारे काकाशी सेंसे थे वो असल में एक ट्रेटर थे जो कि ब्लैक गैंग के थे, क्योंकि जब हमने उनके बॉडी को चेक किया तो हमें उनके हार्ट के अंदर ब्लैक गैंग के ब्लैक बीस्ट के सेल्स मिले थे जो कि खत्म हो रहे थे। तो ये हमारी तरफ से गलती हो गई थी कि हमारे अंदर ही एक स्पाई था और हमें पता नहीं था। फिर उसके बाद ये हमारा गीगा चैट सर मो फैन को बोलता है कि पंखे अब जो तुम्हारे पास सीक्रेट स्प्रिंग है वो तुम मुझे दे दो। तो पंखा बोलता है अरे सर वो तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो ये बोलता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, मुझे दे दे, अभी तू सेफ जगह पे है और प्लीज मजाक मत कर क्योंकि वो सीक्रेट स्प्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पंखा बोलता है हाँ मुझे पता है कि सीक्रेट स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर असल में मैं तो क्या बोलूं आपको, वो सीक्रेट स्प्रिंग मैं उससे बचाने के लिए ना कैसे बोलूं सर, असल में मैं उसे पी गया। तो ये सुनने के बाद तो भाई हमारा गीगा चैट सर पंखे को ऐसा पकड़ता है और उसको गला दबा के हिलाने लगता है। बोलता है कि क्या किया तूने भाई, तूने वो स्प्रिंग क्यों पी लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अब उसको थूक के निकाल या तू सुसु करके निकाल, मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसको तू बाहर निकाल। तो पंखा बोलता है सर ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा गीगा चैट थोड़ा शांत होता है तो बोलता है मो फैन तुमने सीक्रेट स्प्रिंग पी लिया, चलो एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक ही है, कम से कम वो हमारे एनिमीज के हाथ में तो नहीं गया, लेकिन तुम्हें पता है वो कितना इंपॉर्टेंट था, वो हमें हर साल एक लेवल 2 का मेज बना के देता था, लेकिन अब जब वो तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट मेज बनना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद इनमें से एक गार्ड हम हमारे कैप्टन को बताता है कि सर हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि जो हमने स्क्वाड के हाई लेवल के मेंबर्स को भेजा था वो सबके सब खत्म हो गए हैं और उनमें से सिर्फ एक बंदा बच के आया है और उसने ये कहा है कि वहां पे एक कमांडर लेवल का बिग बॉस वाला एनिमी है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे छोटे मोटे चंगू मंगू भी है, तो हम उसे कैसे हराएं क्योंकि हम उसे सिटी में से छोड़ नहीं सकते। तो हमारा गीगा चैट बोलता है कि देखो अगर मैं जाके उनके बिग बॉस से लड़ा तो मुझे उसको हराने का चांसेस तो है, 50% चांस है कि मैं उसको हरा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो उसके चंगू मंगू है उनकी वजह से ये चांस कम होके 10% पे आ जाता है। तो अब मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, मैं मेरी गैंग को लेके जाऊंगा और उस बंदे को टारगेट करूंगा। तो मेरी गैंग के लोग तुम लोग रेडी हो जाओ, हम लोग जाने वाले हैं सबसे बड़े बिग बॉस से लड़ने के लिए और मैं तुमसे ना नहीं सुनने वाला हूं, भले ही हमारे चांस 10% से कम है, लेकिन तुम लोग जाओगे वो चंगू मंगू को मारोगे और मैं उनके बिग बॉस को लूंगा ताकि हमारा चांस एटलीस्ट 50% पे पहुंच जाए जीतने का, क्योंकि हम हमारे दुनिया के लिए और देश के लिए लड़ मरेंगे। फिर कैप्टन की स्पीच सुनने के बाद सब लोग एकदम मोटिवेटेड होके जंप मारते हैं अपने ब्लू वाले चिकन के ऊपर और उसके ऊपर ये लोग उड़ के आगे बढ़ते रहते हैं और हमारा कैप्टन के पास खुद ही के पंख होते हैं, तो ये लोग ऐसे ही निकल लेते हैं बिग बॉस से लड़ने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो ब्रो होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड के बॉडी के पास बैठा होता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि तुमने आज जिस कमजोर लड़के को बचाया जो कि मैं था, मैं अब इतना पावरफुल बनूंगा कि मैं एक रॉयल गार्ड बन जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम जैसी बहुत सारी लड़कियों को बचाऊंगा ताकि तुम्हें इससे खुशी मिले। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ऐसा बोल के फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे जो मो फैन होता है उसके फादर इन सब बीस्ट के एरिया में घुस जाते हैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए और तभी उनको
वहाँ पे एक लड़का दिखता है जिसका हेयर स्टाइल बिल्कुल ही पंखे के जैसा दिखता है, तो उसे लगता है कि ये उनका बेटा है। तो वो भाग के जाता है और इसके फादर में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि इतने बड़े बीस्ट को धक्का मार के दूर कर देता है, भले ही उसकी डेड बॉडी होती है फिर भी। और जब वो देखता है कि उसका बेटा नहीं है तो वो और उदास हो जाता है, लेकिन तभी ही इसके पीछे ये व्हाइट वाला चूहा आ जाता है। और अब मुझे लगता है कि मो फैन के फादर शायद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये चूहा उनका पीछा करने लगता है और वो एक कोने में आके अटक जाते हैं। फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मो फैन ऐसे ही वो टावर के ऊपर खड़ा होता है और पीछे से आ जाती है हमारी आइस गर्ल, जो कि 100% मो फैन के प्यार में पागल है, क्योंकि जब मो फैन को देखती है तो जाके उसे गले लगाती है और रोने जैसी हो जाती है। बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें वापस से देख पा रही हूँ। तो ये सब इस लड़की के फादर देख लेते हैं और वो यहाँ पे आके इनको दूर करते हैं। उसके बाद वो मो फैन को भला बोलते हैं कि तुम कितने सेल्फिश हो, तुम खुद यहाँ पे अंदर आ गए और बाकी बच्चों को तुमने बाहर ही छोड़ दिया। तो मो फैन बोलता है कि ऐसा नहीं है, हम ग्रुप बना के यहाँ पे आए थे और लड़ के आए हैं, तुम्हारे जैसे नहीं, क्योंकि तुम रिच हो और तुम ऐसे ही पहले यहाँ पे आ गए, तुम और लोगों की जान बचा सकते, लेकिन तुम कितने बेशरम आदमी हो। तो ये सब सुनने के बाद हमारी आइस गर्ल आती है बीच में और बोलती है कि प्लीज मो फैन मेरे फादर की बेइज्जती मत करो, उनको बहुत चोट लगी हुई है। और ये सीन में आइस गर्ल बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन के फादर के ऊपर ये व्हाइट वाले चूहे या रैबिट ने अटैक किया होता है, लेकिन तभी ही आ जाती है हमारी ये लड़की जिसकी बहन पहले वाले सीजन में किडनैप हो गई थी, और ये अपने वाटर मैजिक से इस चूहे को दूर भगा देती है। उसके पास ही जाती है, बोलते है आप मो फैन के फादर हो ना, प्लीज कुछ बोलिए, आप प्लीज खत्म मत होइए। तो मो फैन के फादर बोलते हैं मैं जिंदा हूँ बेटी, अभी हम जिंदा है, टेंशन मत लो। लेकिन तभी ही इनके ऊपर 3-4 और वुल्फ आके अटैक करने लगते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मो फैन बैरियर के अंदर भाग के जाता है सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट में, और वहां जाके वो वहां की एक टॉम बॉय वाली लेडी से बात करता है और बोलता है कि प्लीज क्या आप चेक कर सकती हो कि मेरी बहन और मेरे डैड यहाँ पे आए हैं कि नहीं। तो वो लिस्ट में चेक करते और बोलती कि नहीं, तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन अब तक यहाँ पे नहीं आए हैं। उसके ठीक बाद यहाँ पे इनके बॉस आते हैं, वो यहाँ पे आके वो बोलते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि अंडरग्राउंड टनल के थ्रू ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हमारे सिटी के अंदर आए हैं। तो ये सुनने के बाद मो फैन बोलता है कि अंडरग्राउंड टनल, ये तो हमारे पहले वाले मिशन में भी मैंने देखा था, जहाँ पे फर्स्ट टाइम एक साइक्लोप्स आया था। उसके बाद ये बोलते कि देखो ये एरिया जो है ये एपिग्राफ वाला एरिया, जहाँ पे ये एक गर्ल्स का कॉलेज है, जहाँ पे सबसे पहली बंदी किडनैप हुई थी, वहीं पे हमें बहुत सारे ओपनिंग्स मिले हैं। तो ये सब सुनने के बाद मो फैन बोलता है कि सर वहां पे उनका मेरे को लगता है कि मेन टनल होने वाला है। असल में मैं पहले एज अ हंटर काम करता था और मेरे पूरे हंटर गैंग के लोगों को भी पता है कि वहां पे एक टनल की ओपनिंग थी, सबसे पहली साइटिंग हमें वहीं मिली थी। तो इसके बाद ये बॉस यहाँ पे सारे के सारे हंटर्स को बुलाता है और वो लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि वो लोग क्या करने वाले हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि लोग जाएंगे और अंडरग्राउंड टनल में जाके सारे के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगे और तो और उनके एंट्रेंस को बंद कर देंगे, क्योंकि वहां से लगातार मॉन्स्टर्स बाहर आए जा रहे हैं। तो जैसे ही वो लोग वहां का एंट्रेंस बंद करेंगे तो मॉन्स्टर्स का बाहर आना बंद हो जाएगा। फिर ये लोग थोड़ा मैप में चेक करते हैं कि कहां पे सबसे ज्यादा एंट्रेंस हो सकती है, और जैसे ये लोग को सब कनेक्शंस बैठते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि वो जो कॉलेज था उस कॉलेज के कैंटीन के ठीक नीचे सबसे बड़ी ओपनिंग है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अभी एक ग्रुप बनाएंगे और वहां जाके वो ओपनिंग को बंद करेंगे। उसके ठीक बाद मो फैन ये बिल्डिंग से बाहर निकलता है और आसपास देख रहा होता है। वो बोलता है कि अब तक मेरे डैड और मेरी बहन यहाँ पे नहीं आए हैं और मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनकी। लेकिन तभी ही मो फैन के डैड कहीं से प्रकट हो जाते हैं। तो मो फैन भाग के जाता है, अपने डैड को गले लगाता है और बोलता है डैड आप कैसे हो। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि इसके डैड को यहाँ पे ये दोनों हंटर्स लाए होते हैं जो कि पहले मो फैन के टीम में ही थे। तभी इसके डैड बोलते हैं कि मुझे असल में इस लड़की ने बचाया जिसकी बहन पहले किडनैप हो चुकी थी। फिर हमको मालूम पड़ता है कि वो बंदी मो फैन के फादर को बचाते बचाते खुद ही खत्म हो गई। तो रेस्ट इन पीस रैंडम गर्ल, ऐसा आप कमेंट कर दो। फिर उसके बाद जब मो फैन के डैड को मालूम पड़ता है कि असली टनल उसकी बेटी के कॉलेज के नीचे है तो वो एकदम टूट टूट के रोने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद से उनकी बेटी अभी नहीं बच सकती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज कुर्सी पे और बेंच पे बैठ के आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि चाहे अब कुछ भी हो जाए हम तो इस प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर नहीं जाने वाले हैं, चाहे कोई हमें 1 करोड़ या 100 करोड़ रुपए भी देगा तो भी हम नहीं जाएंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि एक हंटर्स और स्पेशल गार्ड्स का ग्रुप बना होता है जो कि बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। क्या लोग ऐसे ही बात करते थे कि तब से वहां पे मो फैन भी आता है और बोलता है कि प्लीज मुझे भी बाहर लेके चलो, मुझे मेरी बहन को बचाना है। तभी पंखे के डैड यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि बेटा पंखे तुम बाहर मत जाओ, मैं मेरी बेटी को पहले ही खो चुका हूँ, मैंने उम्मीद छोड़ दी कि वो बची होगी, अब मैं मेरे बेटे को भी नहीं खोना चाहता हूँ। वो फैन बोलता है कि डैड प्लीज आप मुझे बाहर जाने दे दीजिए, मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन अभी भी जिंदा होगी और मैं उसे बचा के लेके आऊंगा, वो मेरा इंतजार कर रही है। तो इसके डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा तुम जाओ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो इनका बॉस होता है वो बोलता है कि मो फैन मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता हूँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं एक मिशन के लिए, ये एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन तुम जा रहे हो तुम्हारी बहन को बचाने के लिए, तो मैं तुम्हें इस मिशन पे बाहर नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को बचाने में तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो मो फैन बोलता है कि सर आप मेरा हेल्प मत करिए, मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बैरियर के बाहर लेके चलिए और सिटी के पास लेके चलिए, मैं खुद जाके मेरी बहन को बचाऊंगा, मैं आप लोग के मिशन के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा, प्लीज आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, मैंने आपको इतना इन्फॉर्मेशन भी दिया है। तो ये बॉस बोलता है ठीक है चलो तुम हमारे साथ बैठ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूँ अगर तुम्हारी बहन के ऊपर कुछ भी हमला होता है और हम हमारे मिशन के बीच में बिजी है तो हम तुम्हारी बहन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मिशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मो फैन बोलता है ठीक है सर चलेगा, अब आप चलिए। फिर यहाँ पे ये लोग आगे निकल लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सिटी में हर जगह मॉन्स्टर्स एकदम
मस्त तबाही मचा रहे होते हैं। तब तक हमें दिखाते हैं कि मो फैन की बहन और ये बाकी के सारे लोग जो इस मॉल के अंदर घुसे हुए होते हैं वो लोग एक रूम में बैठ के रो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो लोग नहीं बचने वाले हैं और ऐसे ही सब लोग रोते रहते हैं और एक बच्ची भी कोने में रो रही होती है। लेकिन तभी ही मो फैन की बहन की एक नई दोस्त बन जाती है, ये येलो बाल वाली बंदी। ये मो फैन की बहन को पानी देती है और बोलती है कि मो फैन की बहन तुम जरा पानी पी लो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पैर काम नहीं करते हैं इसीलिए मैं तुम्हें मेरे साथ रखूंगी। इतने में यहाँ पे एक ये चश्मिश बंदा आता है और बोलता है कि सुनो, सिटी में हर जगह मॉन्स्टर्स है, ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं पहले एक प्लम्बर का काम कर रहा था, तो मुझे पता है कि हम जब नीचे के अंडरग्राउंड टनल के थ्रू यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग सेफली बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे मॉन्स्टर तो सरफेस के ऊपर है और टनल में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तो ये सुन के सब लोग बोलते हैं यस हम बच सकते हैं। चलो हम इस चश्मिश की बात सुनते हैं और टनल में घुस जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये लोग कितने बड़े गधे हैं, क्योंकि सारे के सारे मॉन्स्टर्स टनल से ही बाहर आ रहे हैं। ऐसे बोल के सब लोग मस्त खुशी खुशी निकलने लगते हैं। लेकिन तभी ये येलो बाल वाली बंदी बोलती है रुक जाओ, यहाँ पे हमारे साथ ये लड़की है जिसके पैर खराब है, तो हम इसे टनल के थ्रू नहीं लेके जा सकते, तो आप में से कोई इसे प्लीज अपने पीठ पे कैरी करो ताकि हम इसे भी लेके चले। तो ये सुन के सब लोग बोलते कि अरे बहन तू पागल बिगल तो नहीं हो गई है, यहाँ पे हमारे खुद के जाने के वांदे लगे हुए हैं और तू बोल रही कि हम एक लड़की को भी अपने ऊपर कैरी करें। नहीं नहीं नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसकी गलती है कि इसके पैर क्यों खराब है, हमारी गलती नहीं है, हम यहाँ से अपनी जान बचा के निकल रहे हैं। ऐसे बोल के सब लोग वहां से निकलने लगते हैं। तो ये येलो बाल वाली बंदी इसको बोलते कि मो फैन की बहन तुम एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। तो मो फैन की बहन बोलती कि नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें स्लो डाउन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम निकलने के पहले काम करना, मेरा ये ब्रेसलेट लेके जाओ और जैसे ही तुम प्रोटेक्टिव बैरियर में पहुंच जाओगे तुम्हें वहां पे एक लड़का मिलेगा मो फैन करके, वो मेरा बड़ा भाई है, तुम ये ब्रेसलेट उसे दे देना और बोलना कि मैं बहुत खुश थी कि वो मेरा बड़ा भाई बना और उसने मेरे लिए ब्रेसलेट खरीदा, और तुम उसको ये बोल देना कि अब मैं नहीं बची हूँ। तो बोलती कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे भाई को बोलूंगी वो यहाँ पे एक रेस्क्यू टीम को लेकर तुम्हें बचाने के लिए। तो ये बोलते नहीं तुम ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा भाई भी ऐसे प्रॉब्लम में आ जाए। फिर इसके बाद ये येलो बाल वाली बंदी वो ब्रेसलेट लेके यहाँ से निकल जाती है और तभी हमारी मो फैन की बहन अंदर ही रूम में बैठ के सारे डिब्बे खोल के हथियार वथियार चेक कर रही होती है खुद को बचाने के लिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज ने सिटी के अंदर एंट्री ले ली होती है और इनका बॉस गाड़ी चला रहा होता है। वो बोलता है कि हम लोग जाएंगे और इस सिटी के एंट्रेंस को बंद कर देंगे ताकि सारे के सारे मॉन्स्टर्स बाहर आना रुक जाए। और मो फैन बोलता है कि मेरी बहन शिंगा शिंगा तुम प्लीज बच के रहना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। फिर ऐसे ही जैसे ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं सिटी के, तो ये लोग देखते हैं कि आगे का रोड टूटा हुआ होता है, तो ये लोग बाहर निकलते हैं। उतने में ये जो विंड मैजिक वाला बंदा होता है ये देखता है कि इनके सामने एक मॉन्स्टर होता है, तो ये आराम से अपने 3rd लेवल मैजिक को यूज करता है और वो मॉन्स्टर को बगैर एक पसीना गिराए खत्म कर देता है। तो ये देख के हमारा मो फैन बोलता है कि क्या ये बंदे ने 1 मिलीसेकंड के अंदर इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। उतने में यहाँ पे इन सबका कैप्टन आता है जो होता है रॉयल गार्ड्स का कैप्टन। वो यूज करता है आइस मैजिक क्रशिंग ब्लो और वो सिंगल अटैक में 3 मॉन्स्टर्स को एक साथ फ्रीज कर देता है और उनको तोड़ भी देता है। तो ये बोलता है अरे ये तो स्टार चार्ट लेवल का मैजिक है जो कि सिर्फ नेबुला लेवल के बंदे लोग यूज कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारे कैप्टन नेबुला लेवल के हैं। तो फिर हमारा बॉस बोलता है कि हाँ कैप्टन नेबुला लेवल के हैं और अगर मो फैन तुम्हें भी नेबुला लेवल तक पहुंचना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम एक बार लेवल 3 पे पहुंचने के बाद एक प्लेटो पे आ जाओगे, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा नेबुला अनलॉक करना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार तुम्हारा नेबुला अनलॉक हो गया तो तुम एक इंटरमीडिएट लेवल के बंदे बन सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। फिर ऐसे ही लोग बात करते करते आगे बढ़ते रहते कि तभी इनको सुनाई देता है कि बगल में एक शॉप में से एक बंदा रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि उसे इग्नोर करेंगे हम और हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा मिशन नहीं है। तो मो फैन बोलता है कि प्लीज सर हमें उसे बचा लेना चाहिए, लेकिन हमारे कैप्टन बोलते कि नहीं। उतने में ही हमारा विंड मैजिक वाला बंदा आगे जाके एरिया को सर्वे करके आ गया होता है और बोलता है कि आगे ये एरिया खाली है। तब तक हमें दिखाते हैं कि सामने से एक और बंदा भाग भाग के आ रहा होता है जिसकी बॉडी पे बहुत घाव लगे होते हैं। वो बोलता है कि सर प्लीज मुझे बचाइए, ऐसा बोल के वो इनके सामने गिर जाता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये कहाँ से आया, तो इनको दिखता है कि ये बंदा असल में सामने वाले एक गटर में से बाहर निकला होता है। तो ये लोग बोलते हैं अगर ये गटर में था तो वहां पे डेफिनेटली इसको मॉन्स्टर्स ने खत्म कर दिया है। तभी ही मो फैन की नजर पड़ती है उसकी बहन के ब्रेसलेट पे और ये देख के उसका दिल टूट जाता है क्योंकि ये ब्रेसलेट एक लड़की के हाथ में होता है और इसे लगता है कि ये उसकी बहन शिंगा शिंगा है। तो ये जब जाता है वहां पे तो उसके दिमाग में फ्लैशबैक घूमता है कैसे उसने वो ब्रेसलेट बना के दिया होता है उसकी बहन को। उसने बोला होता है ये ब्रेसलेट में देखो सबके सब व्हाइट वाले ऑब्स है और बस एक ये ब्राउन वाला ऑब है जिसके ऊपर ही स्पेशल यूनिक कैरेक्टर बना हुआ है, इसीलिए मैं ये तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुम बहुत यूनिक हो। ऐसा बोल के जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि ये उसकी बहन नहीं होती है लेकिन वो येलो बाल वाली बंदी होती है। तो वो इसको देख के बोलता है कि इसके हाथ में ब्रेसलेट क्यों है। जब वो उसके हाथ से ब्रेसलेट निकाल के चेक करता है तो ये वही ब्रेसलेट होता है जो उसने शिंगा शिंगा को दिया होता है। तो ये बोलता है कि तो मैंने मेरी बहन शिंगा शिंगा को दिया था, तो ये इसके हाथ में कैसा है। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने इसको ये ब्रेसलेट दिया रहेगा और बोला होगा कि तुम बाहर जाओ और मेरे भाई को ये ब्रेसलेट दे दो। इसका ये मतलब है कि मेरी बहन शायद इस वक्त जिंदा हो सकती है, लेकिन ये लोग अगर सीवर के अंदर से आए हैं तो सीवर के अंदर तो मेरी बहन डेफिनेटली नहीं होगी, तो वो सीवर के दूसरे साइड वाले इलाके में हो सकती है जो कि निकलता है इस मॉल के अंदर। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि पूरी की पूरी गैंग मो फैन को बोलती है कि मो फैन तुम चाहो तो तुम जाके तुम्हारी बहन को बचा सकते हो, तब तक हम लोग ये मिशन के ऊपर ध्यान देंगे। तो मो फैन अपने पावर रेंजर सूट में कन्वर्ट होता है और वो निकलता है उसकी बहन को बचाने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि उसकी बहन असल में मॉल के खाने वाले डिपार्टमेंट में गई होती है और वहां से वो खाना ले रही होती है। वहां वो देखती है कि वहां पे एक वुल्फ होता है जो कि आराम से नॉनवेज खा रहा होता
है। तो उसको देख के वो डर गई होती है, लेकिन उसके बाद वो देखती है वहां पे बहुत सारे चूहे भी आ जाते हैं। तो वो एक काम करती है खुद को बचाने के लिए, लेकिन इसमें वो थोड़ा सा शोर कर देती है, जिस वजह से एक चूहा उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ पे उसकी बहन ने एक बिग ब्रेन वाला मूव किया होता है। वो अपने व्हीलचेयर से उतर के ये फ्रिज के अंदर घुस के बैठ गई होती है, ताकि उसकी सेंट फ्रिज के अंदर ही रुक जाए और ये चूहे को उसकी सेंट ना आए, और ये चूहा बाहर आके उसके व्हीलचेयर को डिस्ट्रॉय करके वहां से निकल लेता है, क्योंकि उसको शिंगा शिंगा नहीं दिखती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि इस सिटी के ऊपर दो ब्लैक गैंग के लोग सिटी को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं सिटी तो अब पूरी खत्म हो ही चुकी है, चलो हमें लगता है हमारा मिशन कंप्लीट हो गया और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उतने में एक बंदा देख लेता है कि हमारा पंखा अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करके मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है। तो ये बंदा बोलता है अरे ये तो पंखा है, अब मैं जाके इसको सबक सिखाता हूँ। ये बंदा कोई और नहीं होता है, ये होता है हमारा आइस बॉय, जिसको इस सीजन के शुरुआत में ही पंखे ने हराया होता है। ये नीचे उतरता है और देखता है कि पंखा एक मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते एक मॉल के अंदर घुस गया होता है। तो ये वहां जाके बोलता है कि ओए पंखे कैसा है तू मेरे यार, चल अब हम लड़ते हैं और मैं तुझे अभी खत्म करने वाला हूँ। तो पंखा बोलता है अबे तू कौन है बे? तो ये बोलता है अच्छा तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? इसका रीजन ये है कि मैंने एक मास्क जो पहन के रखा है, और एक चीज मेरा मुंह इतना चेंज हो गया कि मैं खुद ही खुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो रुको मैं तुम्हें मेरा चेहरा दिखाता हूँ। तो पंखा बोलता है अबे टाइम पास क्यों कर रहे हैं? मेरे पास टाइम नहीं, मुझे भाग के मेरी बहन को बचाना है, चल निकल यहाँ से। तो उतने में ये बंदा अपना मास्क निकालता है और हमें दिखाते हैं कि इसका एक साइड का फेस पूरा जल चुका होता है। ये बोलता है कि मेरे ऊपर वो लोगों ने मैजिकल पानी डाल के मेरे चेहरे को जला दिया, इसी वजह से मुझे अब याद है कि तुम मेरे दुश्मन हो। वो बोलता है कि मैंने 10 साल मेहनत किया था इतने ऊपर आने के लिए, ताकि मैं वो सीक्रेट स्प्रिंग को हासिल कर सकूं और उसको जाके मेरी गैंग को दे सकूं, ब्लैक गैंग को, लेकिन मैं ये करने में फेल हो गया तुम्हारी वजह से, इसलिए मेरा फेस पूरा जल चुका है। अब पंखे मैं तेरी वाट लगाने वाला हूँ, ऐसा बोलता है वो। और फिर वो बोलता है कि सिर्फ तेरे पास ही 2 टाइप के मैजिक नहीं है, अब मेरे पास भी 2 टाइप के मैजिक है। ऐसा बोल के वो समनिंग मैजिक यूज करता है और बहुत सारे बंदरों को समन करता है। तो पंखा बोलता है अबे यार तू फिर से बंदरों को समन कर रहा है। फिर पंखा भागता रहता है इन सब बंदरों से बचते हुए और इनके ऊपर अपना लाइटनिंग और फायर मैजिक यूज करके इनको अपने आप से दूर करता रहता है। उतने में ही जले हुए आइस बॉय को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बोलता है कि ओए भाई चल अभी हमें यहाँ से निकलना है, हमें काम यहाँ पे हो चुका है और बॉस ने हमें बुलाया है। तो ये बोलता है अरे पंखे तू बच गया भाई, मैं तुझे खत्म होते हुए देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है मैं निकलता हूँ यहाँ से। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि पंखे के पीछे बहुत सारे ये सब बंदर पड़े हुए होते हैं। तो पंखा उनके ऊपर मैजिक यूज करके आगे भाग रहा होता है और ऐसे ही वो एक बार कॉर्नर में फंस जाता है और बोलता है कि अभी मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। वो देखता है कि उसके पीछे ऑपरेशन रूम होता है। वो बोलता है प्लीज ये डोर खुल जाए। वो डोर खोलता है और अंदर घुस के खुद को बचा लेता है। तब वो देखता है कि वो डोर के अंदर होते हैं बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास, तो वो उसके थ्रू हर जगह देखता रहता है कि कहाँ पे क्या है। तो ऐसे ही उसको एक कैमरा में दिखता है उसकी बहन का व्हीलचेयर। वो देख के वो एकदम टेंशन में आ जाता है। तो वो देखता है कि बगल वाले कैमरा में उसकी बहन एक फ्रिज के अंदर बैठी हुई होती है। तो वो बोलता है कि अच्छा तो मेरी बहन अभी भी जिंदा है, तो मेरे पास मौका है मेरी बहन को बचाने का। ऐसा बोल के वो एकदम खुश हो गया होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मो फैन कैमरा वाले रूम से देख रहा होता है कि उसकी बहन एक फ्रिज के अंदर बैठी हुई होती है। वो बोलता है कि मेरी बहन को शिंगा शिंगा को असल में बहुत सारे सिंगल आंख वाले चूहों ने घेर के रखा है। ये सब जो चूहे होते हैं इनकी आंखें बहुत कमजोर होती है, लेकिन ये लोग अपने कान की मदद से हीट डिटेक्ट करके हमारा एरिया ढूंढ लेते हैं। तो ये एक चीज अच्छा है कि शिंगा शिंगा असल में एक फ्रिज के अंदर बैठी हुई है, जिस वजह से वो एकदम ठंडे इलाके में है। उसके बाद वो देखता है कि उसके पीछे दरवाजे पे सब मॉन्स्टर लोग हमला कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मैं मेरी बहन को बचा नहीं पाऊंगा, और अगर मैं यहाँ से निकलने लगा तो ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर हमला करेंगे, मैं क्या करूं। तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि उसकी बहन को बहुत ठंड लगता रहता है। तो वो फ्रिज खोल के बाहर निकलती है, लेकिन एक और चूहा उसके सामने आता है। तो वो वापस से अंदर घुसती है और उस चूहे के जाने के बाद वो वापस से बाहर निकल के जमीन पे गोल गोल घूम के आगे बढ़ती है खुद को बचाने के लिए। ये सब देख के हमारा मो फैन बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो एकदम कॉन्सेंट्रेट करता है अपना मुंह खोल के। तो उसका जो गले में पेंडेंट होता है वो एकदम से लॉकर चमकने लगता है और तभी ही उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स एंट्री मारने लगते हैं। तो वो बोलता लगता है मैंने वो सीक्रेट स्प्रिंग पी लिया है, इस वजह से मेरे लॉकेट ने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसका लॉकेट इवॉल्व हो जाता है नेबुला लेवल पे। और ऐसे ही हमारा मो फैन भी नेबुला लेवल पे पहुंच जाता है और उसके पास अभी स्टार चार्ट वाला मैजिक भी आ जाता है, क्योंकि ये जो 7 पत्ते उसको दिए होते हैं वो 7 के 7 पत्ते एक साथ रेगुलेट होते हैं और टोटल उसके 49 स्टार्स बन जाते हैं। और ऐसे ही उसको स्टार चार्ट लेवल का फायर मैजिक मिल जाता है। उसके बाद वो एकदम फायर मैजिक में ग्लो होने लगता है। तभी वहां पे बंदर घुस जाते हैं, तो सिंगल अटैक में इन बंदरों को जलाने लगता है और वहां से निकलने लगता है। और यहाँ के सब पानी वाले एबिलिटी भी खुल जाती है, हर जगह से पानी गिरने लगता है। मो फैन को देख के सब बंदर समझ जाते हैं कि वो लोग इससे नहीं जीत सकते, तो वो लोग इससे बच के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मो फैन उनको जला जला के आगे बढ़ता रहता है। फिर ऐसे ही हमें दिखाते हैं कि उसकी बहन रेंग रेंग के आगे बढ़ती रहती है कि तभी ही उसके पीछे एक चूहा आता है। तो उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो चाकू से वो चूहे की आंख फोड़ देती है। तो ये चूहा खत्म होने लगता है। तो तभी ही बाकी सब चूहे यहाँ पे आते हैं और वो इसको खा के उसकी बहन के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन उसकी बहन एक डिब्बे के नीचे छुप जाती है। तो ये चूहे उसकी बहन को खींच रहे होते हैं डिब्बे के बाहर। तभी ही मो फैन वहां पे आता है और अपने फायर मैजिक से इन सब चूहों को मार देता है। उसके बाद वो अपनी बहन को बाहर निकालता है वो डिब्बे के और बोलता है कि बहन तुम बहुत ठंडी हो गई, तो मैं मेरा फायर मैजिक यूज करके तुम्हें गर्म करता हूँ। तो उसकी बहन जब थोड़ी नॉर्मल टेंपरेचर पे आ जाती है तो वो उड़ जाती है। तो मो फैन उसको उसका ब्रेसलेट वापस से देता है और बोलता है कि ये चलो बहन, मैं जानता था कि तुम ठीक रहोगी। उसके बाद हमारा पंखा अपनी बहन शिंगा शिंगा को अपने गोद में उठा के बाहर लेके आता है और उसको देख के सब मॉन्स्टर्स उसे दूर भागते रहते हैं। तो हमारा पंखा शिंगा शिंगा को बोलता है
कि असल में वो अभी नेबुला लेवल पे पहुंच चुका है। इस वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर समझ गए कि वो लोग मेरे मैच में है ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग मुझसे डर के दूर भाग रहे हैं। उसके आगे लोग बेंच पे बैठते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। वहां पे शिंगा पंखे को बोलती है कि जो वो लड़की गायब हुई थी हमारे स्कूल से, वो असल में कैंटीन में गई थी, और कैंटीन में जब वो गई तो उसने वो छेद को देख लिया था। तभी उसके पीछे एक ग्रे कलर में बंदा भाग के गया और उसने उस लड़की को वहीं पे शायद खत्म कर दिया। वो लोग शायद से उस छेद के सीक्रेट को छुपा रहे थे, इसीलिए वो लड़की वहां से खत्म हो गई। ऐसे ही लोग बातें करते थे कि तभी शिंगा के बगल में बैठा हुआ जो मो फैन होता है उसको वहां पे एक बाइक दिखता है। तो मो फैन बोलता है कि शिंगा मैं तुम्हें प्रोटेक्टिव बैरियर में लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं निकल लूंगा मेरा दूसरा काम करने के लिए। ऐसा बोलते बोलते मो फैन बेहोश होने लगता है। तो शिंगा देखती है कि मो फैन के हाथ में एक चोट लगी हुई होती है, तो उसके ऊपर वो उसका हीलिंग मैजिक यूज करती है और हीलिंग मैजिक से उसको ठीक कर देती है। तो ये देख के मो फैन बोलता है शिंगा तुम्हारे पास तो हीलिंग मैजिक जो कि हमारे पूरे सिटी में किसी के पास नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा रेयर मेज बन चुकी हो। फिर इसके बाद वो उसको गोद में उठा के नाचने लगता है और खुश हो जाता है। फिर वो उसके बाद उसको बाइक पे बैठाता है और खुद बाइक पे बैठ के उसको निकलने लगता है वहां से। लेकिन उसकी बहन बोलती है कि तुम कहां जाओगे भाई? तो वो बोलता है कि देखो मुझे तुम्हें और डैड को बचाना है, अगर ये मॉन्स्टर यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहे तो ये लोग कुछ टाइम के बाद प्रोटेक्टिव बैरियर को भी तोड़ देंगे और अंदर घुस के तुम सबको भी खत्म कर देंगे, और मेरे लिए तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए मुझे जाके इन सबका जो एंट्रेंस पॉइंट है उसको बंद करना पड़ेगा। वहां पे मेरी टीम पहले से लड़ रही है तो मैं जाके उनको मोरल सपोर्ट दूंगा। अभी मैं नेबुला लेवल पहुंच चुका हूं तो मेरा पावर लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, तो इसीलिए मैं वहां जाके उन लोग की हेल्प कर सकता हूं। तो इसकी बहन बोलती है ठीक है तुम वहां जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे भी लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं एक मेज बन चुकी हूं जो कि हीलिंग में तुम्हारी मदद कर सकती है। तो हमारा पंखा बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के उसकी बहन को लेकर वहां से निकलने लगता है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी पूरी गैंग यहाँ पे एंट्रेंस के पास पहुंच गई होती है। वहां पे एक स्कूल की बच्ची बची हुई होती है, तो उसको ये लोग बचा लेते हैं। उसके बाद उस छेद में से 2-4 और चूहे निकलते, तो उस चूहे को देख के पूरी की पूरी गैंग एक साथ अपने मैजिक अटैक्स यूज करती है, और इसमें 7 के 7 एलिमेंट्स होते हैं। ये लोग सारे मैजिक अटैक यूज करके इस छेद को बंद करने के लिए उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर मारते हैं। लेकिन जैसे ये लोग ये पत्थर मारते तो वो पत्थर छेद के अंदर डूब जाता है। फिर छेद में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर के मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। तो ये लोग सारे के सारे अपने मैजिक को कंबाइन करके इन सब मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा जो ये आइस बॉय होता है उसके साथ जो उसका दोस्त होता है, ये लोग ये सब देख के बोलते हैं कि अरे ये मेज लोग तो हमारे प्लान में दाखिल दे रहे हैं, तो हमें जाके इन्हें खत्म करना चाहिए। ऐसा बोल के ये दोनों उड़ी मार के जाते हैं इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। मीनवाइल हमारा पंखा जो कि होता है मो फैन, वो उसकी बहन शिंगा को लेके जा रहा होता है एंट्रेंस के पास, लेकिन तभी एक रॉन्ग टर्न मारता है और बोलता है कि नहीं बहन, मैं तुझे पहले प्रोटेक्टिव बैरियर के पास लेके जाऊंगा और वहां तुझे छोड़ दूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि तू ये सब खतरा मोड़ ले। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है ये व्हाइट वाला वुल्फ डॉगी। इसको देख के वो बोलता है कि हम इससे नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा बोल के वो यू टर्न मार के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉगी उसका पीछा करता रहता है। तो ऐसे ही वो एक टर्न मार के कोने में छुप जाता है और डॉगी वहां से निकल लेता है। उसके बाद उसकी बहन बोलती है कि भाई जब मैं यहाँ पे मॉल के अंदर छुपी हुई थी तो मैं एकदम यूजलेस हो गई थी वहां पे, लेकिन तुम यहाँ पे रास्ता क्लियर करके अपने दोस्तों को प्रोटेक्टिव बैरियर के पास लेके जा रहे, तो तुम मुझे बताओ कि सब लोग सेफली पहुंच गए। तो वो बोलता है नहीं, हमारे पास 2 सैक्रिफाइस हो गए थे। फिर तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी गैंग के पास ये दोनों के दोनों बंदे ब्लैक गैंग वाले आ गए होते हैं। तो इसमें से जो हमारा आइस बॉय होता है वो अपना मास्क निकाल के सबको बोलता है कि अभी मैं तुम लोग को तुम्हारा पनिशमेंट दूंगा। ऐसा बोल के वो इनके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इसके अटैक को ये लोग इनके अटैक से रोक देते हैं। ये लोग अपने कंबाइन अटैक यूज करते हैं और आइस बॉय को उसका आइस शील्ड लगाना पड़ता है, लेकिन उसका आइस शील्ड भी किसी काम का नहीं होता क्योंकि इनका कंबाइन अटैक इन लोग को आराम से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ब्लैक गैंग के लोगों को। तो जो ये दूसरा टेम्पररी बंदा होता है आइस बॉय के बगल वाला, वो खुद को बचा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर हमारी आइस क्वीन अपना आइस मैजिक करके उसको वहीं पे रोक देती है और उसकी हड्डी पसली एक कर देती है। उसके बाद हमारा आइस बॉय अपना समनिंग मैजिक यूज करता है और उसके मॉन्स्टर्स को समन करता है, लेकिन तभी ही इनकी गैंग वापस से अपने सारे के सारे मैजिक को कंबाइन करती है और एक सिंगल अटैक में ये लोग आइस बॉय के समन्स को खत्म कर देते हैं। ये देख के आइस बॉय का दिमाग और गर्म होता है और वो इनके साथ बीम स्ट्रगल करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अमेजिंग बीम बनता है, जिसकी वजह से अगला सीन हमें ये लोग दिखाते हैं कि हमारी जो हीरोज की गैंग होती है वो लोग उनके कबूतर के ऊपर उड़ते उड़ते आगे जा रहे होते हैं बॉस के पास। वो लोग देखते हैं कि बॉस वाला मॉन्स्टर एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और बॉस वाला मॉन्स्टर उनको देख के बिल्डिंग के ऊपर से उड़ी मार के नीचे आता है और उसके चंगू मंगू को भेजता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो हमारा गिगा चैट बोलता है कि इन चंगू मंगू को हमको हराने के बाद ही मौका मिलेगा बॉस से लड़ने का। तो वो ऐसे ही देखता है कि उसके सामने एक वुल्फ भाग भाग के आ रहा होता है, तो वो सिंगल फायर अटैक यूज करके एक ही अटैक में इस वुल्फ को खत्म कर देता है। उसके ठीक बाद वो अगला अटैक करने वाला होता है कि तभी उसके टीममेट्स बोलते हैं कि सर आप आराम करिए, इन लोग को हम संभालेंगे, आप क्योंकि अकेले ऐसे इंसान हो जो कि लड़ सकता है इस बड़े बॉस से, तो हम चाहते हैं कि आप आपकी सारी की सारी मैजिक को एक साथ कंजर्व रखो ताकि आप बॉस से लड़ सको। मीनवाइल इसके चंगू मंगू को तो हम लोग देख लेंगे। तो ये बोलता है ठीक है। उसके बाद ऐसे ही इसके गैंग के लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं और धड़ाधड़ इन सब चंगू मंगू को मारते रहते हैं। इनके पास हर एक टाइप की मैजिक होती है, लाइटनिंग मैजिक, वाटर मैजिक, फायर मैजिक, आइस मैजिक, ग्राउंड मैजिक, हर एक टाइप का मैजिक होता है इनके पास। और हमारा हीरो जो कि होता है बॉस, वो एकदम गीगा चैट की तरह इन सब के डेड बॉडीज के थ्रू चल चल के आगे जा रहा होता है और इसके सामने हर मॉन्स्टर खत्म हो रहा होता है, किसी का कला कट रहा होता है, कोई फ्रीज हो रहा होता है और हमारा गीगा चैट एकदम शांत से चलता रहता है। लेकिन तभी ये टकलू के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और टकलू उधर ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही फिर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं अटैक करते हुए, लेकिन ये मॉन्स्टर्स भी इनको खाते रहते हैं और एक एक करके सारे के सारे इसके साथी मरने लगते हैं। लेकिन हमारा बॉस एकदम हीरो की तरह चलता रहता है और एंड में हमें दिखाते हैं कि एनिमी के सारे मॉन्स्टर्स चंगू मंगू खत्म हो चुके हैं और बॉस के भी सारे के सारे साथी खत्म हो गए। अब सिर्फ हमारा बॉस बचा है और तो और हमारा गीगा चैट बचा है। ये लोग हवा में उड़ के जाते हैं और हमारा गीगा चैट
चैट ये बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है, वो इसके ऊपर फिजिकल अटैक करता है। तो बॉस मॉन्स्टर दूर भाग के एक अपने मुंह से वेव वाला अटैक मारता है जो कि गीगा चैट को बहुत जोर से लगता है और गीगा चैट उड़ के दूर गिर जाता है। लेकिन वो उड़ के वापस से आगे आता है और वो अपना फायर मैजिक यूज करता है बॉस के ऊपर और बॉस को तो कवर अप करता है। लेकिन ये वाला जो मैजिक होता है ये असल में ज़ोडिएक लेवल का मैजिक होता है जो कि नेबुला के ऊपर आता है। और हमारा गीगा चैट अकेला ऐसा इंसान है पूरे इस सिटी में जिसके पास ज़ोडिएक लेवल का मैजिक है। और ये वाला मैजिक इतना इंसेन होता है कि इसने पूरे आसमान में एक सन बना दिया होता है और इस मैजिक के अंदर वो बॉस जल रहा होता है। और ये अटैक हमारा मोफैन और तो और शिंगा दोनों ही देख लेते हैं और ये लोग इसको देख के आगे बढ़ते हैं। तभी ही मोफैन बोलता है कि मुझे जाके मेरे दोस्तों की मदद करनी पड़ेगी जो लोग वो एंट्रेंस को सील कर रहे हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हंटर्स के गैंग के ऊपर एक व्हाइट वाला बॉय आ गया होता है और वो इनके ऊपर हमला कर रहा होता है और इसके सामने ये लोग ऑलमोस्ट हार मान चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा मोफैन अपने बाइक पे आता है और एक हीरो वाली एंट्री मारता है। उसके ठीक बाद वो चल के जाता है ये व्हाइट बॉय के पास और अपनी सारी की सारी फायर पावर अनलिश करता है। सब लोग बोलते हैं अच्छा मोफैन के पास नेबुला लेवल का पावर आ गया है। फिर वो उसका एक सिंगल फायर अटैक में जो कि स्टार चार्ट का मैजिक होता है फायरी फिस्ट, उससे वो इस व्हाइट बॉय को ऑलमोस्ट जला देता है। तो व्हाइट बॉय वापस से अपने गड्ढे में घुस जाता है और उसी के साथ मोफैन उस गड्ढे को सील भी कर देता है। तो ऐसे ही मोफैन ने ये एंट्रेंस को सील कर दिया होता है। मतलब यहाँ पे मोफैन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा था। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा आइस बॉय पीछे छुपा हुआ होता है और वो बोलता है कि रुको, इस सिटी को मैं डिस्ट्रॉय करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। मीनवाइल हमारे सारे के सारे नॉर्मल से लोग ये फाइट को देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि हमारी आइस गर्ल भी इस फाइट को दूर से देख रही होती है और उसको उन लोगों को कुछ नहीं दिखता होता है। फिर इसके बाद अभी हमारा जो बॉस है उससे हमारे गीगा चैट लड़ रहा है। अब इनकी फाइट में आगे क्या होगा वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इसका सीजन 3 में बहुत जल्दी लेके आने वाला चैनल पे। मैं वापस से बोल रहा हूँ 9000 लाइक्स को आप क्लियर कर दो तो मैं 2 से 3 दिन के अंदर सीजन 3 को चैनल पे लेके आ जाऊंगा। वेल आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।